चलें, आज हम कर रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इसके इंट्रोडक्शन में हमें बहुत कुछ नहीं करना, केवल एक सेंटेंस याद करना है इंट्रोडक्शन में कि इससे पहले जो रिपील एक्ट था 1898 का था, बस इतना। इंट्रोडक्शन में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा इससे पहले कौन सा था, 1898 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसके बाद 1973 का आया। ठीक है, 484 इसमें सेक्शन है। चलते हैं, तो इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में से करेंगे, डेफिनेशन क्लॉज में से थोड़ा सा करेंगे। डेफिनेशंस कुछ इसकी महत्वपूर्ण है, उसके बाद काफ़ी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो वहाँ से जल्दी जल्दी आप लोग केवल टिक करते जाएं। ठीक है, तो 484 सेक्शन और 37 इसमें चैप्टर हैं और 2 शेड्यूल बताए गए हैं। कितने? 2 शेड्यूल बताए गए हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में ये बताया गया है कि कौन से ऑफेंस बेलेबल होंगे। इंडियन पिनल कोड के संबंध में फर्स्ट शेड्यूल बताया गया है, ध्यान रखें, है ना। केवल इंडियन पिनल कोड के संबंध में फर्स्ट शेड्यूल बताया। फर्स्ट शेड्यूल भी इसका 2 पार्ट में है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में उसमें बताया इंडियन पिनल कोड के कौन से सेक्शन में कौन सा ऑफेंस होगा, वो बेलेबल होंगे, नॉन बेलेबल होंगे, ट्राई बाय बिच कोड, है ना, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये सब बताया गया। तो लिस्ट में आप देखते जाना, आपको याद करनी चाहिए, जहाँ तक हो सके लिस्ट में देखें कौन से बेलेबल हैं, कौन से नॉन बेलेबल हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, है ना, ट्रायल बाय बिच कोड, तो वो सब हमें देखना है। और सेकंड जो शेड्यूल है उसमें कुछ फॉर्म बताए गए हैं, जैसे फॉर्म नंबर 42 हमसे पूछा जाता है। फॉर्म नंबर 42 किससे संबंधित है? मृत्युदंड के एग्जीक्यूशन से, है ना। फॉर्म नंबर 42 मृत्युदंड के निष्पादन से संबंधित है। तो इस तरीके से कुछ फॉर्म नंबर है, वो आप देखते जाएं, प्रारूप बताए हैं। चलें, अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सीआरपीसी। तो एक्ट नंबर 2 है, इंटरेस्टिंग है। एक्ट नंबर 2 ये है 1974 का। वैसे तो नाम है इसका दंड प्रक्रिया संहिता 1973, लेकिन ये इन्फोर्स में आया 1974 में। तो एक्ट नंबर 2 है। और एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 का एक्ट नंबर 1 है। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, 1872 में पहला एक्ट बना। तो देख लें, जम्मू कश्मीर राज्य पर भी इसका 31 अक्टूबर से अब तो एक्सटेंड है, 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होता है। लेकिन ये नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगा। कहाँ पर? नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगा। सब आर्टिकल इसका सब क्लॉज 3 कहता है 1 अप्रैल 1974 से इन्फोर्स में आया। फिर अपन इसकी कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं जल्दी। कुछ डेफिनेशन समझने वाली हैं, कुछ केवल टिक करने वाली हैं, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। तो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन है बेलेबल ऑफेंस। यहाँ पर इसी में नॉन बेलेबल ऑफेंस की भी डेफिनेशन दी गई। बेलेबल ऑफेंस के संबंध में उन्होंने बताया है कि बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध से विपरीत है, जो संहिता के अनुसूची के अधीन जमानती बताया गया। एक्चुअल में जो हम फर्स्ट शेड्यूल की बात कर रहे थे उसमें बता रहे थे कि इसमें कौन से ऑफेंस बेलेबल होंगे, कौन से नॉन बेलेबल होंगे। तो इन्होंने बताया कि जो उसमें फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल बताए गए हैं वो बेलेबल हैं, और जो बेलेबल नहीं बताए गए हैं वो नॉन बेलेबल हैं। इसके संबंध में लास्ट में केवल ये लिखा है कि अजमानती अपराध से जमानती अपराध से कोई भिन्न अपराध अभिप्रेत है, यानी कि जो बेलेबल नहीं है वो नॉन बेलेबल है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि सीआरपीसी के लिए तो बेलेबल है ही, अगर अन्य किसी को एक्ट में, अन्य किसी माइनर एक्ट या कोई भी क्रिमिनल एक्ट में, ठीक है, अगर उस ऑफेंस को बेलेबल बताया गया तो बेलेबल है। यहाँ पर नहीं बताया, यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल में केवल और केवल आईपीसी के लिए बताया गया है। लेकिन अदर जो लॉ है, जैसे हम कहें SC/ST एक्ट और भी NDPS वगैरह, तो उसमें अगर वो कोई ऑफेंस बेलेबल बताया गया तो फिर वो बेलेबल है, वो इससे कवर नहीं होगा। यहाँ पर केवल इतनी लाइन दे दी गई है। हाँ, लेकिन अगर वो बेलेबल है तो उसकी प्रोसीडिंग फिर सीआरपीसी की तरह ही चलेगी। तो दोनों चीज़ों में उन्होंने इंक्लूड किया है। और इसी में नॉन बेलेबल ऑफेंस को क्या बताया है कि बेलेबल ऑफेंस से कोई भिन्न अपराध, तो ये हो गया नॉन बेलेबल ऑफेंस। आरोप के अंतर्गत, एक्चुअल ये कहते हैं आरोप के अंतर्गत आरोप का कोई भी एक शीर्ष है। एक्चुअल में एक केस में कई सारे इशूज होते हैं, फैक्ट एंड इशूज, विवादक तथ्य, है ना, विचारणीय प्रश्न। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप एक केस में अगर एक से ज़्यादा आरोप लगा दिए गए तो वो सब एक ही आरोप है, नहीं, वो सब सेपरेट ऑफेंस है। जैसे आपने 323 लगाया, 506 पार्ट बी लगाया, है ना, 294 लगाया, तो ये तीनों एक केस में आने के कारण एक आरोप नहीं होगा, एक चार्ज नहीं होगा। ये अपने आप में अलग अलग चार्ज हैं, क्योंकि इनकी ट्रायल एक ही केस में सेपरेट ट्रायल चलनी है। तो प्रत्येक जो हेड बनाया गया है वो अपने आप में एक सेपरेट चार्ज है, एक केस में होने के कारण वो एक चार्ज नहीं होगा। चलें, संज्ञेय अपराध। तो संज्ञेय अपराध से केवल एक लाइन आपको याद करनी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में, जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकता है। एक्चुअल में कॉग्निजेबल जो ऑफेंस है उसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा है, तो आप उसमें सीधे भाषा में लिख दें
कि जिसमें बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार करता है। केवल इतनी सी लाइन आपको याद करनी है और कुछ नहीं। फिर आता है कंप्लेंट। कंप्लेंट से काफ़ी सारे ओटी बन सकते हैं। एक्चुअल में हमारे यहाँ जो कॉग्निजेंस लिया जाता है या तो पुलिस रिपोर्ट पर लिया जाता है सेक्शन 190 में, है ना, वो 173(2) की पुलिस रिपोर्ट पर लिया जाता है, या फिर कंप्लेंट पर सेक्शन 200 में जो कंप्लेंट फाइल की जाती है उस पर लिया जाता है। स्वयं की जानकारी पर भी ले लेता है मजिस्ट्रेट, लेकिन वो होगी कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट ही। तो ऐसी स्थिति में ये कह रहे हैं कंप्लेंट क्या है, तो कंप्लेंट से कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में जो कंप्लेंट पेश की जाती है वो है। तो कंप्लेंट के लिए क्या आएगा, एक तो मजिस्ट्रेट के समक्ष डायरेक्ट पेश करते हैं, ठीक है ना, हम पुलिस वगैरह को नहीं देते, ऐसा FIR की तरह मेंशन नहीं कराते। यहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष का मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से कर रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में किया गया आपका जो शिकायत है वो कंप्लेंट कहलाती है, ठीक है ना। वो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध हो सकती है, वो नॉन हो या अननोन हो, जरूरी नहीं है कि आप उसको जानते हो किस व्यक्ति के खिलाफ कर रहे हैं। जैसे चोरी का ऑफेंस है, वैसे उसमें कंप्लेंट नहीं होती चोरी में, लेकिन आपको तो नहीं पता होता ना कि चोर कौन है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप उसको जानते हो या नहीं जानते हो, सारे डेफिनेशन पढ़ लेंगे, उसमें यही सब चीजें लिख के, है ना, मौखिक या लिखित रूप में हो सकती है, प्रैक्टिकली लिखित में ही होती है, मौखिक रूप में कौन कंप्लेंट लेता है, कितने किसके पास है इतना टाइम, तो ठीक है। नॉन या अननोन दोनों ही जो तरीके से एक्यूज्ड के अगेंस्ट की जा सकती है, जरूरी नहीं है वो आप उसको जानते हो, ना जानते हो तो भी कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अगर पुलिस रिपोर्ट भी कंप्लेंट के अंतर्गत आ गई तो फिर पुलिस रिपोर्ट बचेगी नहीं। पुलिस रिपोर्ट अलग है, कंप्लेंट अलग है। पुलिस रिपोर्ट की शुरुआत होती है FIR से सेक्शन 154 में, और कंप्लेंट की शुरुआत होती है 200 में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के सामने। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं, सवाल ये उठता है कि क्या एक जो वो दी गई है कंप्लेंट, आपने मान लो कि पुलिस रिपोर्ट की, किसी आपने FIR लिखा दी और पुलिस ने भी इत्तेफाक से लिख ली, बाद में पुलिस को लगता है कि यार ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है ना। प्रश्न ये है कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस की भी कंप्लेंट की जा सकती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की तो वैसे तो हम कर सकते हैं कंप्लेंट, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्योंकि केवल FIR होती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, है ना। कंप्लेंट कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दोनों में हो जाती है। लेकिन कई बार स्थिति होती है हम कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट लिखा देते हैं, पुलिस रिपोर्ट, तो वहाँ होता है एक पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन में पता पड़ता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो जब इस बात की जो रिपोर्ट देता है पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो वो 173(2) के तहत जो रिपोर्ट दी जाती है वो बताता है बेसिकली, वो इन्वेस्टिगेशन तो उसमें करेगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को वो रिपोर्ट देता है तो वो कंप्लेंट मानी जाती है, ना कि पुलिस रिपोर्ट, है ना। क्योंकि पुलिस रिपोर्ट केवल और केवल कॉग्निजेबल ऑफेंस में दी जा सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं। तो उसको क्या माना जाएगा, कंप्लेंट, ना कि पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। तो कंप्लेंट माना जाएगा, और जो पुलिस अधिकारी है वो कंप्लेनेंट माना जाएगा, ठीक है। कौन माना जाएगा, कंप्लेनेंट। तो ऐसी स्थिति में पुलिस रिपोर्ट भी कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट के तौर पर नहीं दी जाएगी, वो कंप्लेंट के तौर पर ही दी जाएगी, ठीक है। हाई कोर्ट को हम छोड़ दें, हाई कोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भारत से, भारत का राज्य छोड़ दें। इंक्वायरी, हम पहले इंक्वायरी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, तो इंक्वायरी में हम 3 शब्दों को समझेंगे एक साथ, वो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन, जब कोई रिपोर्ट लिखाई जाती है, मान लो 154 में कोई रिपोर्ट लिखाई गई, तो उसकी जो इन्वेस्टिगेशन करेगा वो पुलिस ऑफिसर करेगा। याद रखना, इन्वेस्टिगेशन केवल और केवल पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं। और जो इंक्वायरी और ट्रायल है वो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। तो जब मजिस्ट्रेट के पास कोई भी रिपोर्ट आती है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट हो चाहे वो कंप्लेंट हो, उस पर मामला बनता है या नहीं बनता है, इस बात की जो सर्च करता है उसको हम इंक्वायरी बोलते हैं। मजिस्ट्रेट इस बात पर अपना समाधान करता है कि इससे मामला बनता है या नहीं बनता है। प्रैक्टिकल वे में यही इंक्वायरी है। और जब मामला बनता है और मजिस्ट्रेट अगर मामला बनता है तो उस पर चार्ज फ्रेम करता है, और एविडेंस के लिए जिस दिन व्यक्ति को बुलाता है, पहली डेट एविडेंस की लगाई जाती है, उस दिन से लेकर, पहली डेट से लेकर उसके निर्णय सुनाए जाने तक ट्रायल चलती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज है, यानी कि इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इंक्वायरी में इसमें लिखा क्या है। तो इंक्वायरी में कहते हैं विचारण से भिन्न प्रत्येक जांच जो इस संहिता के अधीन न्यायालय, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाती है। तो यहां पर देखें, 2 ही काम करता है मजिस्ट्रेट, या तो इंक्वायरी करेगा या ट्रायल करेगा। लेकिन इंक्वायरी ट्रायल नहीं होती, क्योंकि ट्रायल होती है एविडेंस लेना। ट्रायल को अगर टेक्निकली देखा जाए तो ट्रायल का मतलब होता है एविडेंस लेना, ये होती है ट्रायल। एविडेंस लेने की स्टेज तक जब हम पहुंचते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंक्वायरी। यानी कि पहली डेट जो लगती है, चार्ज फाइल करने तक की जो डेट लगती है, वो ओवरऑल मजिस्ट्रेट के पास
190 में जो रिपोर्ट आती है, चाहे वो पुलिस रिपोर्ट चाहे वो कंप्लेंट हो, वहां से लेकर जब तक वो चार्ज फ्रेम नहीं कर देता, चार्ज फ्रेम कर देता है, ये सब इंक्वायरी है, ठीक है ना। उसके बाद स्टार्ट होता है क्या, ट्रायल। तो जो ट्रायल से भिन्न है वो इंक्वायरी है, या फिर हम ये कहें जो इंक्वायरी से भिन्न है वो ट्रायल है, क्योंकि दो ही काम करता है और दोनों अलग अलग काम है, ठीक है। तो खैर फिलहाल हमें यही याद करना है, जो ट्रायल से भिन्न है वो इंक्वायरी है। नेक्स्ट चलते हैं इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन यहां पर हमें एक तो हमने ये कर ही लिया कि इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर, है ना, या मजिस्ट्रेट से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया हो। जरूरी नहीं पुलिस ऑफिसर करे, इंक्वायरी और ट्रायल वो ही करेंगे मजिस्ट्रेट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस या मजिस्ट्रेट से भिन्न ऐसा कोई व्यक्ति जिसे मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है ना। यहां पर केवल एक शब्द आपको करना है, साक्ष्य एकत्रित करने की दृष्टि से। इन्वेस्टिगेशन किस लिए होता है, साक्ष्य एकत्रित करने की दृष्टि से, ये होता है इन्वेस्टिगेशन, बस इतना करें। और ये कौन कर सकता है, पुलिस और मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज कोई अदर पर्सन, लेकिन खुद मजिस्ट्रेट नहीं। न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई में आपको केवल एक लाइन अंडर करना है, साक्ष्य वैध रूप से, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जिस पर साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिए जाते हैं, ठीक है ना, वो सब जुडिशियल प्रोसीडिंग है। याद रखना, ऑन ओथ जो एविडेंस है, जरूरी नहीं हो मजिस्ट्रेट के सामने लिए जाए। जो शपथ आयुक्त जो होते हैं वो भी हम ऑन ओथ एविडेंस ही ले रहे हैं, अपना एविडेंस लिखकर हम दे रहे हैं, उसको वो नोटरी कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है जो साक्ष्य लिए जाएं वो सारी की सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग शपथ पर जो लिए जाते हैं, शपथ पर साक्ष्य की बात कर रहे हैं। वैसे अगर डायरेक्ट बोर्ड पर ले रहे हैं तो फिर उसकी तो बात लगेगी, उसमें तो मजिस्ट्रेट ही लगेगा। महानगर क्षेत्र धारा 8 में घोषित क्षेत्र है, सेक्शन वाइज कर लें, या तो डिक्लेयर किया गया है या समझा जाता है। यहाँ पर जो दो शब्दों का उपयोग किया गया, या तो डिक्लेयर किया गया है या समझा गया है, घोषित समझा गया है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम हमेशा महानगर क्षेत्र डिक्लेयर करें। सेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या, मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया इस क्षेत्र की जनसंख्या 10 लाख या उससे अधिक है, तो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा। या तो वो डिक्लेयर करे कि ये महानगर क्षेत्र है, संख्या ना बताए केवल डिक्लेयर कर दे तो वो महानगर क्षेत्र है, या फिर 10 लाख से अधिक की जनसंख्या का नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट दे दी, भाई यहाँ की जनसंख्या 10 लाख है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली समझा जाएगा, ठीक है ना। तो ये है डिक्लेयर करना और समझा जाना। नोटिफिकेशन छोड़ दें। ऑफेंस, तो ये कहते हैं ऐसा कोई कार्य या लोग जो इस विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया, इसके अंतर्गत ऐसा कोई कार्य जिसके, तो या तो इस विधि के अधीन, किसी विधि के अधीन दंडनीय, तो ऐसा कोई भी एक्ट एंड ओमिशन, याद रखना ऑफेंस में केवल अपराध नहीं आता, ऑफेंस में केवल कार्य, ऑफेंस में केवल कार्य करना नहीं आता। कई बार आपकी ड्यूटी होती है कि ऐसा आप कार्य करें, जब आप वो नहीं करते हैं तो वो भी एक ऑफेंस है, ठीक है ना। तो एक्ट एंड ओमिशन दोनों आते हैं, वो भी कोई ऐसा एक्ट एंड ओमिशन जो किसी विधि द्वारा पनिशेबल बताया गया है। अगर कोई आप एक्ट करते हैं और वो पनिशेबल नहीं है, ठीक है ना, जैसे आज के टाइम में हम कहते तो 497 पनिशेबल नहीं है, तो वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है ना। जब वो पनिशेबल थी तो ऑफेंस थी, है ना। तो कोई भी एक्ट आपको कैसा भी लगे, अगर उसमें पनिशमेंट नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं है, जिसमें दंड नहीं, वो अपराध नहीं। और एक तो वो आ गया, फिर दूसरा ये कहते हैं जिसमें पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है। ये याद कर लेना, पशु अत्याचार अधिनियम 1871, ऐसे ही उसको छोड़ मत जाना क्योंकि हमें आगे भी मिलेगा। पशु अत्याचार अधिनियम 1820 के अधीन कंप्लेंट की जा सकती है, वो भी ऑफेंस है। तो ऑफेंस कौन से हो गए, जो पनिशेबल, एक्ट एंड ओमिशन जो पनिशेबल बताया गया है किसी भी विधि के अधीन, सीआरपीसी, आईपीसी और भी जो माइनर एक्ट है इसके अधीन, है ना, वो सब क्या है, ऑफेंस। इसीलिए टॉर्ट, इसलिए जो टॉर्ट है उसमें जो ऑफेंस होता है हम उसको अपराध नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें पनिशमेंट नहीं है, कंपनसेशन दिया जाता है। पुलिस अधिकारी छोड़ दें, स्थान में गृह, भवन, तंबू, यान, जलयान सब आता है। प्लीडर भी छोड़ दें। पुलिस रिपोर्ट से धारा 173(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट अभिप्रेत है। एक्चुअल में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया था, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है 157 से। कहां से, 157 से। अगर आप पूरा सीआरपीसी में देखें तो सीआरपीसी में सेक्शन 157 से स्टार्टिंग जो होती है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है इन्वेस्टिगेशन की, और फाइनली इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होकर 173(2) में उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को दे दी जाती है। तो ये जो रिपोर्ट है 173(2) 173 क्लॉज 2 की, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ठीक है। और उसी को हम बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट, और क्या बोलते हैं, चालान, ठीक है, हाँ, आरोप पत्र, ठीक है। चलें, तो ये इतने सारे इसके नाम हैं, कर लें।
तो 173(2) की रिपोर्ट। ओटी हमें क्या करना है, जो पुलिस अधिकारी द्वारा सेक्शन 172 क्लॉज 2 में मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, और उसी पर सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट क्या लेता है, कॉग्निजेंस। मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस एफआईआर पे नहीं लेता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पर लेता है। चले, विहित उपखंड, जिले का उपखंड, समन मामला और वारंट मामला देख लें। डब्ल्यू में दिया है हमें समन केसेस, तो ऐसा मामला जो वारंट मामला नहीं है वो कौन सा है, समन मामला। तो इसलिए हमें डेफिनेशन पढ़नी नहीं है, हमें समझनी है वारंट मामला। वारंट मामला समझ लेंगे तो समन मामला आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। सामान्य भाषा में कहें तो जिसमें 2 वर्ष तक का कारावास दिया जाता है वो कौन सा है, समन मामला, और 2 वर्ष से अधिक का जिसमें कारावास दिया जाता है तो वारंट मामला है। और किताब की भाषा में कहें तो जिसमें मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रोविजन है या 2 वर्ष से अधिक का कारावास दिया जाता है वो कौन सा है, वारंट मामला। और ये इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो वो है समन मामला, यानी कि 2 वर्ष तक के जो मामले हैं, 2 वर्ष तक की सजा से दंडनीय मामले हैं, वो कौन से हैं, समन मामले। ये प्रश्न आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, या तो आपसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले वारंट मामले के तौर पर पूछा जाएगा, या फिर खाली इतना लिखा होगा कि 2 वर्ष से जो अधिक के मामले हैं उसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड ना लिखा होगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी वारंट मामला है, ठीक है। उससे कम के जो मामले हैं वो कौन से हैं, समन मामले। तो दोनों ही तरीके से पूछा है, जरूरी नहीं मृत्युदंड आजीवन कारावास लिखें, वो तो है जब 2 वर्ष से ऊपर ही हम जा रहे हैं वही वारंट मामले होने, तो मृत्यु और आजीवन कारावास को कहाँ से उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये देखना है, समन मामला, वारंट मामला। कई केस हमें ऐसे लगते हैं, ध्यान दिया करें, जैसे 304A इंडियन पिनल कोड में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है ना, फिर भी वो समन मामला में लगता है नहीं यार इसमें तो ज़्यादा सजा होनी नहीं, वो समन मामला है क्योंकि उसमें 2 वर्ष तक की सजा है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए, ये काम आता है हमारे कहाँ, जजमेंट में जो 10 नंबर का पार्ट आता है ना आपका, ठीक है। चलें, अब आता है नई डेफिनेशन जो हमारी जोड़ी गई है, WA विक्टिम। विक्टिम को डिफाइन किया गया, विक्टिम एक्चुअल में वो केवल वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, उससे प्रभावित, उस विक्टिम से प्रभावित अन्य लोग भी विक्टिम की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि उन्होंने, क्योंकि ऐसे नुकसान या क्षति, ये बेसिकली ये नहीं कह रहे कि पिटा कौन है, मर्डर किसका हुआ है, ये कहते हैं उस किसी के पिटने से, किसी का मर्डर होने से, किसी के डेफिमेशन होने से यदि किसी अन्य व्यक्ति को भी नुकसान, क्षति या वगैरह कुछ होता है तो वो भी विक्टिम है, यदि वो विक्टिम का संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी भी है। तो यदि व्यक्ति का संरक्षक या विधिक उत्तराधिकारी है ना, तो वो भी विक्टिम में आएगा अगर उसको भी नुकसान या क्षति हुई है। तो विक्टिम में ये सब चीजें कवर की गई। विक्टिम केवल अकेला वो व्यक्ति नहीं है जिसके साथ अपराध हुआ है, उससे संबंधित व्यक्ति भी विक्टिम आएंगे, संरक्षक, गार्जियन, है ना, और विधिक उत्तराधिकारी। इसके लिए हमें विक्टिम के संबंध में, यहाँ तो हमें विक्टिम की जरूरत थी, बेसिकली विक्टिम की हमें जरूरत पड़ी कंपनसेशन के लिए। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो बनाई स्टेट गवर्नमेंट ने, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, इसके लिए। और आरटीओ सेक्शन जो हमारी 372 है अपील से रिलेटेड, अपील में भी विक्टिम की हमें जरूरत पड़ी, क्योंकि पहले जो प्रोसिक्यूशन, अगर मान लो मैटर एफआईआर पर दर्ज किया गया, पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया गया है, उसमें जो विक्टिम है वो पार्टी होता ही नहीं है, उसमें पार्टी होती है स्टेट, राज्य। तो ऐसी स्थिति में वो अपील करने का उसको राइट नहीं था, क्योंकि वो पार्टी नहीं है, विक्टिम, केस उसी का है लेकिन वो पार्टी नहीं है। तो विक्टिम को अपील करने का जो राइट दिया गया एफआईआर के मैटर पर, पुलिस रिपोर्ट के मैटर पे, वो याद रखना, जो प्रोविजो दिया गया है उसमें 372 में, वो केवल उन मैटर्स पे आता है जो पुलिस रिपोर्ट पर फाइल किए जाते हैं, ना कि कंप्लेंट पर, ठीक है। तो उसके लिए भी विक्टिम अपील कर सके, तो वहां पर ये विक्टिम 2 जगह हमारा काम आएगा। कहाँ का, एक तो अपील के प्रोविजन के लिए अपने खुद के मैटर में अपील कर सकता है, दूसरा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के लिए, ठीक है। और वो स्कीम में जो कंपनसेशन दिलाया जाता है, अगर विक्टिम मर भी गया या कोमा में या कोई भी स्थिति है, तो उसके जो संरक्षक, विधिक उत्तराधिकारी, उनको कंपनसेशन दिला दिया जाएगा। तो विक्टिम में केवल वो नहीं आता, ठीक है। और ये WA है। और याद रखें, ऐसे जो अच्छे प्रोविजन है, सीआरपी से में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कई बार कि ये जो प्रोविजन है कब से अमेंड होकर आया, तो कब से आया, 2009, ठीक है। ये 2009 में अंत स्थापित किया गया, 8/9 में, 8 का था, 2009 में ये इनफोर्स में आ गया, 31/12/2009। ऐसी डेट भी याद कर लिया करें। और डेट याद करने के लिए अच्छा तरीका है, आपको बड़ा अच्छा लगता होगा कि हमारी बेयर एक्ट में नीचे लिखा रखा है, नहीं, वहीं पर लिख लें जहां पर दिया है, क्योंकि मैंने नहीं देखे ऐसे स्टूडेंट जो नीचे जाके पढ़ते हैं कि कौन सा संशोधन कौन से सन में हुआ। तो इसलिए इस तरीके के महत्वपूर्ण संशोधन उसी सेक्शन पर मेंशन करें, लिखें, ठीक है, क्योंकि मेरी गारंटी है कि आप इसको बाद में नहीं देखेंगे नीचे क्या लिखा है, हमें क्या करना है, वही बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं।
जो अंदर लिखा हुआ है। चलें, तो ये हमारा डेफिनेशन क्लॉज यहाँ पर खत्म होता है। फिर हमारा आता है सेक्शन 3, निर्देशों का अर्थ लगाना। तो यहाँ निर्देशों का अर्थ हम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब आता है सेक्शन 4, 5, ये टाइटल वाइज कर लें। सेक्शन 4 कहता है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो यहां पर ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं, आईपीसी के अधीन, आईपीसी का जो भी ट्रायल चलेगी वो सीआरपीसी के अधीन चलेगी, और अन्य विधि के अधीन कोई भी ट्रायल जो चलेगी, अगर उसमें लिखा है कि यहाँ पर सीआरपीसी का ये प्रोविजन लागू होगा और ये वाला प्रोविजन नहीं लागू होगा, तो ऐसे चलेगी। जो अदर लॉ हैं, जैसे माइनर एक्ट है, कोई सा भी माइनर एक्ट है, करप्शन है, एनडीपीएस है, तो इनमें अगर लिखा हुआ है कि सीआरपीसी के तहत चलेगी तो चलेगी। और अगर उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, जैसे समरी ट्रायल के संबंध में कि सीआरपीसी की केवल कौन सी सेक्शन लागू होती है, 260 और 261 लागू होती ही नहीं है, तो अगर वो ऐसा करके बताते हैं तो उनमें वो ट्रायल चलेगी। हमें सेक्शन 4 में बताया गया है। आईपीसी पर पूरा सीआरपीसी लागू होगा, अदर लॉ के बारे में बताया जाएगा, वो कहाँ बताया जाएगा, अदर लॉ में, ठीक है। और सेविंग्स की बात कर रहे हैं तो सेविंग्स को छोड़ दें, सेक्शन 5 में सेविंग्स दी गई हैं। चलें, तो हमारा आता है चैप्टर 2, दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन। दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन चैप्टर 6 में हमारा आ गया। तो यहां पर देखें दंड न्यायालय कितने होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, दंड न्यायालय कार्यालय जो भी गठन किए जाते हैं, आगे हम ये बात करेंगे, सेक्शन 9 से हम करना स्टार्ट करेंगे, 9, 10 से। थोड़ा सा अपन देख लें कि ये जो दंड न्यायालय होते हैं, कोई भी बॉडी है, न्यायालय है, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। याद रखना, कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर, जैसे कोर्ट की स्थापना करने का, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोर्ट की स्थापना करने का वो प्रोविजन दिया गया है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को लगता है एक से, तो कोर्ट की स्थापना, कोई भी बिल्डिंग स्थापना करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का, ठीक है। उसमें जो न्यायाधीशों की नियुक्ति या पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, वो काम किसका है, हमारे यहाँ हाई कोर्ट का। तो कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड हो या अदर स्ट्रक्चर हो, बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट कौन करता है किसको, कोई भी कार्यालय वगैरह गवर्नमेंट, और उसके लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करती है, उसमें जैसे हमारे जुडिशरी में देख लें तो सुप्रीम कोर्ट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, नहीं तो हाई कोर्ट के संबंध में जो जुडिशियल ऑफिसर वगैरह जो भी हैं, जो वो करना है, प्रमोशन वगैरह करना है, ये सब किसका काम है, हाई कोर्ट का। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हैं तो आपका एक ऑब्जेक्टिव यहीं पर क्लियर हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम बात करते हैं दंड न्यायालयों के बारे। तो हमारे पास, हमारे यहाँ उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। उच्च न्यायालय और जितने भी स्पेशल कोर्ट हैं, उनके अतिरिक्त कितने दंड न्यायालय होंगे। बेसिकली ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जो लोअर कैटेगरी का सिविल जज है, सिविल जज को अपन छोड़ दे, सीपीसी में आता है, लेकिन हम लोअर कैटेगरी का जो मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है ना, वो कॉग्निजेंस लेता है 190 में। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट दोनों ही लेते हैं। तो हमें कॉग्निजेंस लेने के स्तर से अपील तक, फर्स्ट अपील तक पहुंचने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेशन खंड। सेक्शन 7 में यही सेशन खंड है कि एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से लेकर सेशन कोर्ट तक का जो स्ट्रक्चर है, उसको हम एक सेशन खंड बोलते हैं। तो यही दंड न्यायालय का वर्ग है। तो दंड न्यायालय के वर्ग में हाई कोर्ट तो हर स्टेट में एक होगा ही होगा, और जितनी भी स्पेशल कोर्ट्स हैं वो तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा दंड न्यायालयों के वर्ग हमें बताए गए हैं, कोर्ट ऑफ सेशन है ना, और कोर्ट ऑफ सेशन 4 वर्ग हमें बताए गए, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट है ना। दूसरा, अच्छा ये यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, सीजेएम प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ही होता है। आप प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जेएमएफसी के मॉनिटर समझ लें, क्लास का मॉनिटर की तरह हेड है, ठीक है, और कुछ नहीं है। और जो निर्देशों का अर्थ है अभी सेक्शन 3 में, इसमें इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे कि कौन क्या माना जाएगा। तो उसमें जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होता है वही महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट मान लिया जाता है, और जो सीजेएम होता है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ही होता है, बस उसका हेड मानकर चलें। आगे चलते हैं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो कौन आ गए, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख लेना, एक बार ऐसा कंफ्यूजन वाला ओटी आया था कि ओटी में एक जगह लिखा था कोर्ट ऑफ सेशन और एक में लिखा था सेशन न्यायालय। तो कोर्ट ऑफ सेशन को सही माना गया था, ना कि सेशन न्यायालय को, ठीक है, जबकि वो हिंदी में ही लिखा हुआ था। वैसे तो हम कहते हैं इंग्लिश वाला मान्य होगा, लेकिन वो हिंदी में ही लिखा हुआ था कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन वाला मान्य माना गया था, ना कि सेशन न्यायालय, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ पर कोर्ट ऑफ सेशन ही है। तो याद रखें, कोर्ट ऑफ सेशन जेएमएफसी इंक्लूडिंग मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी कुछ मैटर्स में, जैसे जुआ एक्ट वगैरह इस तरह के जो एक्ट हैं, उनमें ट्रायल का राइट है, ठीक है, वो भी ट्रायल कर सकते हैं। फिर आता है प्रादेशिक खंड। तो
प्रादेशिक खंड के लिए हमें कोड, ये जो स्ट्रक्चर है सेक्शन 6 का वही समझना है, हमें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से लेके सेशन कोर्ट तक पहुंचना है। तो अगर यहाँ पर उन्होंने प्रादेशिक खंड की जो डेफिनेशन दी है, टेरिटोरियल डिवीजन की डेफिनेशन दी है, कुछ इस तरीके से दी है कि हमें समझ में नहीं आता बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं। वो वही, अगर एक स्टेट का काम एक ही सेशन खंड से चल सकता है, जैसे छोटे मोटे स्टेट हैं, गोवा है ना, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, अगर एक ही सेशन खंड से चल सकता है तो पूरा एक स्टेट सेशन खंड होगा, ठीक है ना, टेरिटोरियल डिवीजन है। और अगर उसमें एक से काम नहीं चल सकता तो जितने ज्यादा उसमें सेशन वो होंगे, जो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ कोड बताया गया, वर्गीकरण बताया, एक सेशन खंड होगा, तो एक सेशन खंड का जो पूरा एरिया है वो क्या होगा, सेशन खंड, ठीक है ना। तो अगर एक से ज़्यादा है, जैसे आज की स्थिति में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में की स्टेट की देखी जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मिनिमम स्टेज उसकी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, तहसील के लेवल पर सेशन खंड नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर सेशन खंड होता है। अगर मान लो किसी स्टेट में, सपोज कि एक स्टेट में एक ही डिस्ट्रिक्ट है तो उसका एक ही सेशन खंड होगा, या डिस्ट्रिक्ट इतनी छोटी है कि एक ही सेशन खंड से काम चल सकता है तो 2 डिस्ट्रिक्ट या 3 डिस्ट्रिक्ट का एक ही सेशन खंड होगा। सेशन खंड का मतलब होता है कि एक स्टेट में स्थापित कोई भी जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोड बताया गया, सेशन कोड से लेकर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तक का, तो वो सेकंड, तो इसीलिए उन्होंने डेफिनेशन इस तरीके से रखी है, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, यानी कि अगर उसमें एक ही सेशन कोड से काम चल रहा है तो वो एक सेशन खंड है, या उसमें सेशन खंड होंगे, ठीक है ना, एक से ज्यादा, अगर एक से काम नहीं चल रहा है, एक से ज्यादा बनाने पड़ेंगे तो वो सेशन खंड होंगे। इस तरीके से उन्होंने डेफिनेशन रखी, बाकी सब छोड़ दें। हाँ, फिर आता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, महानगर क्षेत्र, मेट्रोपॉलिटन एरियाज, जो हम डेफिनेशन क्लॉज में ही कर चुके हैं, जिसकी जनसंख्या 10 लाख या अधिक है, या जिसको डिक्लेयर कर दिया गया है कि महानगर क्षेत्र है, तो वो महानगर क्षेत्र है, ये हमें बताया गया है सेक्शन 8 में, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोड की बात चल रही थी। अब हम बात करते हैं कोड कैसे कैसे आएंगे। तो सेशन खंड की हमने सेक्शन 6 में सबसे पहला था कौन सा था, सेशन कोड, कोर्ट ऑफ सेशन, तो सेशन न्यायालय है ना, तो सेशन न्यायालय का गठन कौन करेगा, राज्य सरकार। कोई भी कोड स्टैब्लिश करने का किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का, तो राज्य प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी, जो हम सेक्शन 7 में बात कर रहे थे, एक सेशन खंड यानी कि एक सेशन कोर्ट, ठीक है। यही इन्होंने सेक्शन 9 में हमें क्लियर कर दिया। चलें, उसमें एक पीठासीन अधिकारी होगा, जो पीठासीन अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, हाई कोर्ट के द्वारा, बस छोड़ दें। उसमें अपर सेशन न्यायाधीश, सहायक सेशन न्यायाधीश, छोड़ दें, बस इतना काफी, हमें और कुछ नहीं करना। बेसिकली इस पार्ट से ज्यादा आता ही नहीं है, हमें 24 तक ज्यादा आता नहीं है, तो हम इतना टिक करेंगे, हमें ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिर हम चले जाते हैं सीधे सेक्शन 10 में, सहायक सेशन न्यायाधीशों की अधीनस्थ न्यायाधीश का अधीनस्थ होना। तो सहायक सेशन न्यायाधीश किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायालय के अधीनस्थ, ठीक है, इतना काफी है। अब हम आ जाते हैं मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों पर। तो ये सेशन खंड के हो गए, सेशन न्यायालय, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश, सेक्शन 9 और 10 में खत्म। अब हम मजिस्ट्रेट की बात करें, सेक्शन 6 में जो दिए गए थे कौन से प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट और सेक्शन सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये हमें सेक्शन 11 में बताया गया है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो प्रत्येक जिले में जो महानगर क्षेत्र नहीं, क्योंकि महानगर क्षेत्र में होगा तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएगा, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय कुल मिलाकर राज्य सरकार प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में जितने हाई कोर्ट के परामर्श से वो उपयुक्त समझे, किसके, उच्च न्यायालय के परामर्श से उपयुक्त समझती है, उतने न्यायालय स्थापित करेगी कौन, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के नहीं जिले में। अगर वो मेट्रोपॉलिटन एरिया से तो उतने ही कितने हो जाएंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो जाएंगे वो। आगे हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे सेम टू सेम, ठीक है। क्लॉज 2 कहता है ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो कौन इनको अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, ठीक है, और हाई कोर्ट करेगा। इसमें अगर देखा जाए तो आर्टिकल हमारा कौन सा 234, इसमें लोअर जुडिशरी की नियुक्ति की बात करता है, जो सिविल जज क्लास 2 के रूप में हमारी नियुक्ति की जाती है पीएससी के परामर्श से उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से बताया। अब हम देखते हैं आर्टिकल ये क्लॉज 3, तो ये कहते हैं उच्च न्यायालय जब कभी, कुल मिलाकर इसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जो जेएमएफसी हैं उनकी नियुक्ति नहीं होती, इसको पावर दिए जाते हैं। मजिस्ट्रेट जो हैं, क्रिमिनल जो कोर्ट हैं, उनकी नियुक्ति नहीं होती, उनकी नियुक्ति होती है सिविल जज क्लास 2 के रूप में। उनको समय समय पर फिर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पावर दे दिए जाते हैं। तो हमें कहाँ बताया गया है, पावर कहाँ दिए जाएंगे, हाई कोर्ट के द्वारा पावर दिए जाते हैं। हाई कोर्ट के द्वारा कौन से सेक्शन में दिए जाते हैं, 11(3), ऐसे याद कर लेना, 11(3). अब आता है 12, तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि। तो ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं।
ठीक है, अब इनकी तो नियुक्ति करनी है, तो ये कौन करेगा? वही उच्च न्यायालय। ठीक है, कौन करेगा? उच्च न्यायालय। छोड़ दें, उपखंड का भी इसमें क्लॉज दिया गया, लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि उपखंड मजिस्ट्रेट जैसा हमारे यहाँ है नहीं। अब हम चलते हैं 13, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, जो स्पेशल कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं स्टेट, पहले तो बात ये कि स्पेशल कोर्ट कौन कौन, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन कौन अपॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की करेगा कौन? हाई कोर्ट ही करेगा, लेकिन किसके कहने पर? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर, क्योंकि सबके अपने अपने स्पेशल, जैसे हम कहें सीबीआई के मामले स्टेट के मैटर है तो स्टेट अपना विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर देगी, है ना। केंद्र का मैटर है तो केंद्र कर देगी। तो उच्च न्यायालय ऐसे करने का अगर अनुरोध करते हैं तो उच्च न्यायालय क्या करेगा? जो राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाले किसी भी, इसमें यह नहीं कहा गया कि वो मजिस्ट्रेट ही होगा, ये कह रहा है राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करने वाले व्यक्ति को सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे देगा। यहां पर हम फ्लुएंसी पढ़ेंगे तो ये लगता है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को करेगा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के पावर दिए जाएंगे राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को, ठीक है ना, हाई कोर्ट द्वारा दिए जाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर किए जाएंगे। ठीक है, और क्लॉज 2 कहता है कि एक बार में एक वर्ष के लिए स्पेशल कोर्ट गठित किए जाएंगे। ठीक है ना, ये एक वर्ष है जो महत्वपूर्ण है। न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीयता, लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये अच्छे से कर लें, यहां से ओटी आ सकता है। तो कहते हैं उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय संपन्न क्षेत्रों, तो उच्च न्यायालय के डायरेक्शन में रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समय संपन्न क्षेत्रों की स्थानीय सीमा पर निश्चित कर सकेगा। कुल मिलाकर जो आपको जो जुरिस्डिक्शन दिया जाता है, ठीक है, वो किसके द्वारा दिया जाता है? सीजेएम द्वारा। मजिस्ट्रेटों को जो थाने वाइज जुरिस्डिक्शन दिया जाता है, ये थाना तुम्हारे अंदर एक से अधिक थाने हो सकते हैं किसी भी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, वो कौन देता है? उच्च न्यायालय के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए कौन? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। क्लियर, इतना करना है। 15, न्याय मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ? ये सबऑर्डिनेशन है, अभी वो पावर दिए जा रहे थे, जुरिस्डिक्शन डिवाइड किया जा रहा था, है ना, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था 14 में। यहां पर आपकी सबऑर्डिनेशन बताएगी, जो मजिस्ट्रेट है वो किसके अधीनस्थ होंगे? तो प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायालय के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अधीनस्थ जितने भी हैं, लाइक जेएमएफसी और जेएमएससी, वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। ये लाइन आपको याद करनी है, साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, ये पूरी लाइन पूछी जाएगी। चलें 16, अब ये मजिस्ट्रेटों के बारे में आ गया। जब हमने सेक्शन 11 से स्टार्ट किया तो उन्होंने लिखा था कि जो महानगर क्षेत्र नहीं है, यानी महानगर क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में, अब अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में आएगा तो वहां पर जो नियुक्ति है वो कैसे की जाएगी? सेम टू सेम वही प्रोविजन है, कुछ भी अंतर नहीं है। महानगर मजिस्ट्रेटों की न्यायालय, तो महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय वही राज्य सरकार स्थापित करेगी, उच्च न्यायालय के परामर्श से स्थापित करेगी, ठीक है ना, महानगर क्षेत्रों में करेगी। और किसको बनाएगी? जेएमएफसी को, ठीक है। उनके पदाधिकारी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे? हाई कोर्ट के द्वारा। सेम टू सेम वही प्रोविजन है, बस अंतर इतना आ जाएगा कि जो महानगर क्षेत्र, डिस्ट्रिक्ट ना होते हुए मेट्रोपॉलिटन एरियाज जहां शब्द है वहां जेएमएफसी सेम टू सेम प्रोविजन के साथ में, बस नाम बदल जाएगा बंदे का और कुछ नहीं है, पद नाम बदल जाएगा, नाम नहीं, पद नाम, ठीक है। 17, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट छोड़ दें। 18, विशेष महानगर मजिस्ट्रेट, तो यहां पर भी सेम टू सेम वही प्रोविजन है, कुछ भी अंतर नहीं है, ये भी एक वर्ष के लिए अपॉइंट किए जाएंगे विशेष महानगर मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन एरिया में विशेष मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो अपॉइंट किए जाते हैं, भाई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर हाई कोर्ट करता है। और किसको? विशेष वर्ग के मामलों में हाँ, यहां पर ये देख लें, वहां पर कौन था जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे रहे थे। यहां पर हम किसकी, जिसने कोई पद धारण किया, अच्छा सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास की थी ना, अरे मेरे हिंदी के बेयर एक्ट में बार बार गड़बड़ हो जाती है। चलें, यहां पर हम किसको दे रहे हैं? क्षेत्र विशेष मामलों के संबंध में, विशेष वर्ग के मामलों में संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा उसके अधीन प्रदत्त
या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सके। किसको? महानगर मजिस्ट्रेट को। यहां पर सेकंड क्लास मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शब्द का उपयोग इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, चले अब आता है एक वर्ष, तो एक वर्ष के लिए करेंगे, बाकी सब छोड़ दें। महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, तो फिर वही सेम टू सेम प्रोविजन आ जाएगा कि भाई महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे? और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट के अधीनस्थ, और बाकी के उनके सेशन कोर्ट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। बस इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना। यहां से याद रखना सेक्शन 20 से जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शब्द हमारे पास आया था वो आ गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो जो प्रोविजन हमने अभी बाकी के मजिस्ट्रेट के संबंध में पढ़ा है वो उसके संबंध में हम सेक्शन 20 से पढ़ लेंगे। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले और प्रत्येक महानगर क्षेत्र में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकती है। कौन करेगा? यहां पर चूंकि ये राजस्व अधिकारी या कलेक्टर वगैरह ये सब होते हैं तो इनके लिए फिर हाई कोर्ट का कोई काम नहीं आता है ना, हाई कोर्ट का कोई लॉजिक नहीं, काम नहीं आएगा। इनका अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर सब कुछ कौन करता है? सबऑर्डिनेशन सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है, क्योंकि ये पीएससी से सिलेक्ट अधिकारी होते हैं। तो राज्य सरकार प्रत्येक जिले, प्रत्येक महानगर क्षेत्र के लिए जितने व्यक्ति को चाहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगी, उनमें से एक को क्या करेगी? है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जो कलेक्टर होता है उसको कर देगी। बाकी सब छोड़ दें। क्लॉज 4 देखें, राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकेगी। तो वो कौन कहलाएगा? एसडीएम, है ना। उपखंड क्या होता है वो हम एलआरसी में अच्छे से पढ़ चुके हैं, बाकी छोड़ दें। 21 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो यहां पर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बना सकती है और इसके लिए कोई समय निश्चित नहीं कि कितने समय तक। ये ऑब्जेक्टिव आपको कंफ्यूज कर सकता है, चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, चाहे स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो, 1-1 साल के लिए बनते हैं, है ना। स्पेशल जुडिशियल और स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 1-1 साल के लिए बनते हैं, लेकिन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कहने पर भी नहीं बनाए जाते, ये राज्य सरकार स्वयं बना देती है बिना किसी परामर्श के। ठीक है, 22 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, तो ये बात कर रहे हैं राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे? राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीनस्थ रहते हुए किसके? जिला मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे। और जिला मजिस्ट्रेट छोड़ दें, बाकी सब 23 भी कर लेना। तो इतना था, ये बहुत ज़्यादा आपको डीपली करने की जरूरत नहीं। अगर थोड़ा थोड़ा आप इंडेक्स में भी मेंशन कर लेंगे, अपने यहाँ जो आपका इंडेक्स है बेयर एक्ट का, उसमें भी मेंशन कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इस पार्ट से बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। एक्चुअल में स्टार्टिंग में है ही नहीं 100 तक ज़्यादा कुछ, जो थोड़ा थोड़ा हम बताते हैं, लेकिन अब जो पार्ट आने वाला है उसमें से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के संबंध में पहले तो हम समझते हैं हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते कहाँ है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी सरकार की ओर, सरकार तो पैरवी करेगी नहीं, तो सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए जो अधिवक्ता अपॉइंट किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, है ना। वो अलग अलग तरीके होते हैं, हाई कोर्ट में अलग किए जाते हैं, सेशन कोर्ट के लिए अलग किए जाते हैं, और मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए मजिस्ट्रेट कोर्टों में अलग किए जाते हैं, जिसके लिए आपका एग्जाम होता है एडीपीओ, उसके तहत किए जाते हैं। और बाकी जितनी भी स्पेशल कोर्ट होते हैं, जैसे सीबीआई कोर्ट है या कोई सा भी कोर्ट है, इसके लिए अलग अलग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाते हैं। ये सब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे सेशन कोर्ट में हो, है ना, चाहे मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में हो, क्योंकि मजिस्ट्रेटों के कोर्ट में भी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी स्टेट गवर्नमेंट ही है। तो इस तरीके से 24 और 25 और 25A में हम क्या पढ़ेंगे? केवल और केवल पब्लिक प्रोसिक्यूटर से रिलेटेड प्रोविजन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो 24 की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में जो अपॉइंट किए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इस कॉन्सेप्ट को समझ ले, जैसे स्पेशल कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग थे, उसी प्रकार पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग अलग होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भेजती है और स्टेट गवर्नमेंट अपने मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर भेजती है। ठीक है, अब चलते हैं प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात यथास्थिति केंद्रीय सरकार राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन की एक
लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। तो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है ना, और एक या अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेंगे। कौन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पर हाई कोर्ट। ठीक है, चलते हैं। अब यहां पर होता क्या है कि क्लॉज 4 पर आ जाए सीधे। ये कहते हैं जिला मजिस्ट्रेट सत्र न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे। तो ये होता कैसे है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में? तो जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा इस पार्ट से। सेक्शन तो अपने पास में महत्वपूर्ण है ही। ये एक पैनल तैयार करते हैं। कौन? जिला मजिस्ट्रेट एक पैनल तैयार करता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजता है। वो पैनल तैयार किया जाता है कैसे? सत्र न्यायाधीश के जो रिकमेंडेशन होता है, लिखा है जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से। सेशन न्यायाधीश क्या करता है? आपको जो मान लो आपको करना है ये सब, इसमें जाना है, तो आप क्या करेंगे? सेशन न्यायाधीश को एप्लीकेशन देंगे। सेशन न्यायाधीश वो सारी की सारी एप्लीकेशन में जितने भी नाम होते हैं वो जिला मजिस्ट्रेट को भेजे। तो ये उसका परामर्श होता है, ठीक है ना। वो ये नहीं कहता सेशन न्यायाधीश के आप इसको कर लें, नाम का रिकमेंडेशन भेजना ही परामर्श है, ठीक है। तो एक पैनल तैयार किया जाएगा, उस पैनल में से अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाएंगे, ठीक है। किस में से होते हैं? पैनल में से। और जहां नियमित पैनल नहीं है वहां हम कैडर में से कर देंगे। एक कैडर होता है नियम, जहां कोई राज्य द्वारा जिले के अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम धारा 4 के दिन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए पैनल में नहीं है। तो किसी व्यक्ति को नहीं किया जाएगा अपॉइंट जब तक उसका नाम पैनल में नहीं है। पैनल कौन तैयार करता है? जिला मजिस्ट्रेट, है ना, सेशन न्यायाधीश के परामर्श से। और क्लॉज 5 कहता है जब उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए जब अभियोजन का नियमित कैडर है, अगर देखें कैडर एक बनाया हुआ एक कैडर है कि भाई हाँ इसमें से कुछ लोग उसमें रख दिए जाते हैं, क्या इसी में से जाएंगे लोक अभियोजक सेलेक्ट होकर, तो फिर पैनल की जरूरत नहीं है ना। नॉर्मली काम चलता है पैनल से। हमारे यहाँ कैडर का मध्य प्रदेश में नहीं है, क्योंकि इस तरीके से हम रिकमेंडेशन सत्र न्यायाधीश के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट को भेजते हैं, वो उसमें पैनल तैयार करता है। तो जहाँ कैडर है तो कैडर से काम चल जाएगा, पैनल की जरूरत नहीं है। हाँ, ये डायरेक्ट ही होते हैं ना। नहीं, ये डायरेक्ट होते हैं। पॉलिटिकल पोस्ट है जो गवर्नमेंट अपने अपने लोगों को भेजती रहती है। नॉमिनेशन है, कैडर और पैनल क्या है ना, भाई आप बना दो, ठीक है। चलते हैं। हाँ, क्लॉज बी देखते हैं, 6 का क्लॉज बी। ये कहते हैं अभियोजन अधिकारी से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए संहिता के दिन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वो किसी नाम से ज्ञात हो। अगर कई जगह ऐसा लिखा है कि भाई ये व्यक्ति भी, मान लो कई बार पुलिस भी अभियोजन अधिकारी हो सकती है, तो अगर हम जिस व्यक्ति को भी इस रूप में कार्य करने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर है, ठीक है ना। आपने देखो पुलिस भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो सकती है अगर उसने उस इन्वेस्टिगेशन में, एक तो वो पुलिस निरीक्षक से, पुलिस इंस्पेक्टर से पद के नीचे की श्रेणी का ना हो, और उसने उस केस के इन्वेस्टिगेशन में भाग ना लिया हो जिसमें उसको अभियोजन अधिकारी बनाया, तो वो भी अभियोजन अधिकारी हो सकती है, ठीक है। ये ऊपर वाले क्लॉज ए में लिखा हुआ है। चलें आगे चलते हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरीके से प्रोसिक्यूशन ऑफिसर नहीं बनाया गया जब तक कि उसने 7 वर्ष तक का विधि व्यवसाय ना, तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस है, आपने 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो, यानी कि आपने जो लोकल बार है उसका रजिस्ट्रेशन आपका है, उसके हुए 7 वर्ष हो गए हो, ठीक है ना। चलें क्लॉज 8, विशेष लोक अभियोजक 10 वर्ष के, विशेष लोग स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए क्या है रिक्वायरमेंट? 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। नॉर्मली 7 ईयर्स है और वैसे 10 वर्ष का एक्सपीरियंस हमें दिया गया है। हाँ, परंतु यह कि न्यायालय पीड़ित को अपनी पसंद का अधिवक्ता अभियोजन की सहायता करने के लिए नियुक्त करने के लिए अनुमति दे सकता है। तो ये जो हमारा प्रोविजन आता है 301 सीआरपीसी में, अपने पसंद के अधिवक्ता वो कर सकते हैं। और पसंद का अधिवक्ता क्या करता है? केवल उसके डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है ना। क्या करता है? डायरेक्शन में काम करता है। लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। होता यह है कि डायरेक्शन में तो काम कर रहा है, लेकिन कई बार स्थिति ये आती है कि जो पार्टी है, विक्टिम है, वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर विश्वास नहीं है, ठीक है ना, हमें नहीं लगता कि वो ठीक से काम कर रहा है। तो क्या करेंगे?
फिर ये जो प्राइवेट एडवोकेट होता है, लॉ ये कहता है, बाकी तो फिर सब चलता है, लॉ ये कहता है प्राइवेट एडवोकेट क्या करेगा, जो प्रश्न वो पूछना चाहता है, जो भी बात रखना चाहता है, क्योंकि वो ओरली प्रश्न नहीं कर सकता, साफ मना किया हुआ 301 में, वो ओरली प्रश्न नहीं कर सकता, वो केवल क्या कर सकता है 301 में, रिटर्न आर्गुमेंट पेश करता है। तो वो जो प्रश्न पूछना चाहता है वो लिखकर मजिस्ट्रेट को देगा, मजिस्ट्रेट फिर अपने हिसाब से उसको पूछ लेगा। ठीक है, डायरेक्ट तो वो नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली तो डायरेक्ट करता है, लेकिन लॉ ये कहता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलते हैं। अब हमारा आता है सहायक लोक अभियोजक, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये जो होता है हमारा एडीपीओ होता है, एडीपीओ, बेसिकली इसका नाम होता है एडीपीपीओ। ठीक है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एडीपीओ। पी में 2 पी छुपे हुए हैं। इसके लिए हमें केवल इतना करना है कि ये किसमें कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, राज्य सरकार इनको अपॉइंट करती है, प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार अपॉइंट करती है, एक या अधिक, है ना। और ये मजिस्ट्रेटों के ट्रायल न्यायालय में कार्रवाई का संचालन करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। कहां पर? मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में। ये अंडरलाइन करें अच्छे से, अंडर राउंड कर दें, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में। क्लॉज 2 कहता है उपधारा 3 के उल्लंघन सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त करने के पात्र नहीं होगा। क्लॉज 3 ये कहता है वो कब पात्र नहीं होगा, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो पात्र नहीं होगा यदि वो पुलिस निरीक्षक से निम्न पद श्रेणी का व्यक्ति है, या उसने उस इन्वेस्टिगेशन में, उस केस के इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया है जिसमें उसको अपॉइंट किया, तो उसमें अपॉइंट नहीं होगा, बाकी में अपॉइंट हो सकता है। तो पुलिस भी कौन हो सकता है? और क्लॉज 3 कहता है जहां कोई एडीपी उपलब्ध नहीं है वह जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, तो राज्य सरकार अपॉइंट करती है, मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में कार्रवाई का संचालन करने के लिए की जाती है। पीएससी इसका एग्जाम लेती है, ये तो आपको पता ही है, ये जीएस का क्वेश्चन है, लॉ का नहीं है। ठीक है ना। और अगर कोई एडीपीओ उपस्थित नहीं है तो उसमें हम क्या करेंगे, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को उसका भार साधन दे सकता है। क्या पुलिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो सकती है, एडीपीओ हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन केवल उन 2 मैटर्स में नहीं होगी। पहले तो एक तो पुलिस निरीक्षक से निम्न पद श्रेणी का नहीं होना चाहिए वो व्यक्ति, दूसरा उसने उस केस में नहीं हो सकता जिसके इन्वेस्टिगेशन में उसने भाग लिया है। ठीक है, तो ये आ गया। अब आता है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो भैया इसका एक डायरेक्टरेट होता है प्रोसिक्यूशन का, ये बना दिया गया है। कब से बना दिया गया है? 2005 से बना दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लें 2005 सेक्शन पर, 2006 से ये लागू हुआ था। तो एक डायरेक्टर अभियोजन निदेशालय होता है। तो राज्य सरकार एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी। कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट स्थापित करेगी, और उसमें उतने निदेशक या अन्य उप निदेशक होंगे जितना वे ठीक समझे। ठीक है, ये कौन होगा? केवल तभी पात्र होंगे। इसके लिए इनकी योग्यता क्या है? यदि अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक व्यवसाय में रहे हों, और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जाएगी। तो एक तो उन्होंने अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष तक कार्य किया हो, या और उसका रिकमेंडेशन नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से की जाएगी। अब आते हैं क्लॉज 3, अभियोजन निदेशालय का प्रधान। तो इसका प्रधान कौन होगा? है ना। तो ये जो अभियोजन निदेशालय का प्रधान अभियोजन निदेशक होगा, और जो गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। तो इसका जो हेड है वो कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्टर। सेक्रेटरी, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो, उसमें 2 बातें छुपी हुई हैं। उसका जो हेड है वो कौन होगा? अभियोजन निदेशक, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, और वो किसके अधीनस्थ होगा? हाँ, हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट मंत्री जी नहीं होते, उसका जो सेक्रेटरी होता है वो होता है हेड ऑफ द होम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो आप ये ना, अगर ओटी आ जाए गृह मंत्री के अधीन होगा या गृह सचिव के अधीन होगा, तो गृह सचिव आएगा, जो हेड होते हैं। ठीक है ना, वो मंत्री जी नहीं है। प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा, बस इतना काफी है, बाकी सब छोड़ दें। हाँ, लास्ट देखें, प्रत्येक 8 क्लॉज 8 लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने में इस धारा के उपबंध राज्य के महाधिवक्ता को लागू नहीं होंगे। तो वो किसी भी कोर्ट में कैसे भी पालन कर सकता है। छोड़ें, अब हम जाते हैं चैप्टर 3, न्यायालयों की शक्तियां।
न्यायालय की शक्तियां, तो कौन से न्यायालय को कौन सी शक्ति होगी इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो कहते हैं 26 जिनके न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय होंगे। तो कौन से न्यायालय के द्वारा अपराध विचारणीय होंगे? तो पहले कहते हैं भारतीय दंड संहिता के अधीन किसी अपराध का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित है। हमने बात की फर्स्ट शेड्यूल में यह बताया गया है कि कौन सा अपराध किसके द्वारा विचारणीय है, ठीक है ना। और बाकी जब ये प्रोविजन हट जाता है, क्लॉज नहीं आता है कि भाई कौन सा अपराध किसके द्वारा विचारणीय है, तो आप जानते हैं हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को मृत्यु दंड तक देने का राइट है, तो वो तो वैसे भी किसी भी अपराध की ट्रायल कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, और अगर लोअर कोर्ट यानी कि जेएमएफसी, जेएमएससी या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की बात करें तो उसके बारे में स्पेशली बताया गया है कि ये जो ट्रायल है वहाँ सेशन कोर्ट के बारे में भी बताया गया, लेकिन स्पेशली वो है किसके लिए? मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए, कि ये ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। तो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या प्रथम अनुसूची में बताए गए किसी न्यायालय द्वारा विचारण किया जाएगा। लेकिन इसमें जो संशोधन के माध्यम से 2009 के संशोधन के माध्यम से जो जोड़ा गया एक क्लॉज प्रोविजो, वो कहता है 376 रेप केस से रिलेटेड जितने भी मैटर है उसमें यथासंभव पीठासीन अधिकारी महिला होगी, ठीक है, जिसकी पीठासीन अधिकारी महिला होगी। यथासंभव नहीं है, इन्होंने कह दिया, हाँ यथासंभव ही है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्यवहार हो, तो पीठासीन अधिकारी महिला होगी। आता है सेकंड क्लॉज, किसी विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण जब उस विधि के तब न्यायालय छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है। 27 किशोरों के मामले में अधिकारता, ठीक है, जुरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल। तो इसको पढ़ लेते हैं हम थोड़ा सा, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं किसी ऐसे अपराध का विचारण मृत्युदंड, आजीवन कारावास से दंडनीय है। याद रखें अभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमने पढ़ा था, तो उसमें मृत्युदंड और आजीवन कारावास में जुवेनाइल कोर्ट ट्रायल नहीं कर रहा था, ठीक है ना। उससे नीचे के जो ऑफेंस था उसमें जुवेनाइल कोर्ट काम कर रहा था। सजा उसमें नहीं दी जाएगी, सजा उतनी दी जाती है जो जुवेनाइल को दी जाएगी, लेकिन उसकी ट्रायल जुवेनाइल की तरह नहीं है, मतलब जुवेनाइल कोर्ट नहीं करेगा। किसमें? मृत्युदंड और आजीवन कारावास के मामले में कारावास दंडनीय है। और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जिसकी आयु उस तारीख को जब न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है। याद रखना यहाँ ये जो प्रोविजन है वो जुवेनाइल एक्ट से अलग है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसकी जो आयु है वो कितनी होगी? 16 वर्ष से कम जब लाया जाए तो उसकी जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल होगी, ये कहना चाह रहे हैं। ये प्रोविजन उससे अलग है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसके बालक अधिनियम 1960 या किशोर अपराधियों को उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के उपबंधों वाली किसी तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त है। तो यदि वो 16, एक तो मृत्युदंड और आजीवन कारावास के मामलों को छोड़कर और कोई अपराध है जो जुवेनाइल से रिलेटेड है, तो उसकी जो ट्रायल की जाएगी वो कैसे की जाएगी? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, या ये जो 2 एक्ट बताएंगे बालक अधिनियम या बालकों से रिलेटेड कोई अन्य ऑफेंस है जिसके लिए उसको ऑथराइज किया, उनके द्वारा ट्रायल की जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे मैटर में नहीं जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से संबंधित है। और कब? जब वो न्यायालय के समक्ष हाजिर होते हैं तब उनकी एज 16 वर्ष से कम है। जरूरी ये नहीं उन्होंने ऑफेंस कब किया, ऑफेंस हो सकता है उन्होंने 12 वर्ष की उम्र किया हो, 13 वर्ष की उम्र में किया हो, लेकिन जब वो लाए जाए तब उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष से कम। अगर 16 वर्ष से ऊपर चले गए तो फिर बात अलग चली जाएगी। चलें अब हम बात करते हैं दंड न्यायालय, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय दे सकेंगे दंडादेश। कौन से पनिशमेंट दे सकते हैं उच्च न्यायालय? तो यहाँ पर हमें 2 सेक्शन याद करनी है, 29 और 28 और 29। तो 29 हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और सहायक सेशन न्यायाधीश के बारे में बताती है, यानी सेशन हाई कोर्ट और सेशन के बारे में बताती है, और बाकी फिर मजिस्ट्रेटों के बारे में हमें 29 बताती है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सेशन कोर्ट हो, वो मृत्युदंड सहित ऐसा कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं जो विधि द्वारा उपबंधित है, ठीक है, कोई भी। लेकिन अगर सेशन कोर्ट या अपर सेशन कोर्ट मृत्युदंड देता है तो उससे कंफर्मेशन चाहिए हाई कोर्ट से, उसका कंफर्मेशन दे सकता है सेशन कोर्ट मृत्युदंड, लेकिन हाई कोर्ट के कंफर्मेशन से। और कंफर्मेशन के लिए प्रोसीडिंग चलती है वो हमारी चलती है आर्टिकल 360, वो सेक्शन 366 से 371 तक, है ना। 366 में एप्लीकेशन यानी कि रिकॉर्ड वहां जाता है, विचारण उस पर चलता है, इंक्वायरी चलती है। 367 में कंफर्मेशन करने या ना करने का जो आदेश दिया जाता है वो दिया जाता है 368 में। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ध्यान रखना। 366 में केवल एप्लीकेशन जाती है या फाइल जाती है, ऑर्डर जो दिया जाता है वो 368 में दिया जाता है। क्लियर? तो इस बात को ध्यान में रखना। तो कंफर्मेशन के बाद
मतलब दे सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है। और बाकी सहायक सेशन न्यायाधीश वो दंड दे सकते हैं जो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडनीय अपराध, मतलब इतना दंड दे सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो हमारे पास टेक्निकल 3 मजिस्ट्रेट आते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दे सकता है। जुर्माने की यहाँ पर लिमिट बताई नहीं गई है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट दे सकता है 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना, ये लिमिटेड है जुर्माना या 10,000। और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट दे सकता है 1 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपये तक का जुर्माना। चले अब 31 ये थोड़ी समझने लायक सेक्शंस हैं। तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। ठीक है, तो यहां पर ये बात कर रहे हैं जुर्माना एक सेपरेट, पहले तो उन्होंने लास्ट क्लॉज में बता दिया, सेकंड लास्ट सबसे लास्ट क्लॉज देखें, ये एडिशनल है। ये जो फाइन दिया जाता है, जब हम सेक्शन 53 इंडियन पिनल कोड पे जाते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जुर्माना एक अलग दंड है, इम्प्रीजमेंट एक अलग दंड है। ठीक है ना, तो जुर्माना भी पनिशमेंट है। ठीक है, तो ये सेपरेट है, ये उससे सेपरेट है इम्प्रीजमेंट से, ये यहां पर उन्होंने बता दिया, मुख्य दंड से अतिरिक्त होता है। अब बात आता है कि जुर्माने देने में व्यतिक्रम होने पर अगर आप नहीं देते तो कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। तो यहां पर जो पनिशमेंट दिया जाएगा, जो मूल कारावास है, जो भी ऑफेंस किया गया उसके लिए जो मैक्सिमम पनिशमेंट डिसाइडेड है उसका 1/4, कितना, जो मैक्सिमम डिसाइडेड है उसका 1/4। ठीक है, और आईपीसी में अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है जिनमें कारावास दिया ही नहीं जाता है तो उसके लिए क्या लिमिट बताई है सेक्शन 67 में, 50 रुपए तक का है तो 2 माह, और 50 से 100 तक का है तो 4 माह, 100 रुपए से अधिक का जुर्माना है तो 6 माह मैक्सिमम होता है। चले, तो ये 2 क्लॉज हमें याद करने हैं। तो उसका 1/4 होगा मैक्सिमम पनिशमेंट जो डिसाइड है उसका। ठीक है ना, चलते हैं। अब आता है 31 में कुछ महत्वपूर्ण क्लॉज आ जाते हैं हमारे। तो ये कहते हैं एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामले में दंडादेश। याद रखना सेक्शन 28, 29 को तो हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ तो हम सारे सेशन सहायक सेशन न्यायाधीश को कवर कर लेंगे। वो 28 को कवर नहीं करेंगे क्योंकि उसमें अनलिमिटेड पावर दिए गए हैं सहायक सेशन न्यायाधीश को छोड़कर। बाकी 29 जो है वो ये कहती है कि आप पनिशमेंट कौन सा देंगे, आप कितने तक का पनिशमेंट दे सकते हैं। उसमें ये नहीं बताया कि आप कितनी सजा के अपराध का विचारण कर सकते हैं, है ना। एक जेएमएफसी 15 साल तक के अपराध का विचारण कर सकता है, 20 साल तक के अपराध का विचारण कर सकता है, अगर एक ही केस में एक ही ट्रायल में अलग अलग चार्ज लगे हैं। चार्ज की डेफिनेशन पड़ी थी ना, तो एक ही ट्रायल में कई सारे चार्ज लगे हुए तो कोई भी ट्रायल कर सकता है। लेकिन सजा कितनी दे सकता है इसके बारे में हमें बताया 31 में। सजा 28 को अगर मिलाकर देखी जाए तो पहले तो ये कहते हैं कितनी दे सकता है, केवल 3 वर्ष। लेकिन 31 के रूल्स के साथ मिलाकर ये हमें नियम आता है कि वो कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी पावर से दुगना पनिशमेंट दे सकता है, दुगना। लेकिन वो अपनी पावर से दुगना तो दे सकता है लेकिन वो 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अब सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, सीजेएम और जेएमएफसी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। हाँ, सहायक सेशन न्यायाधीश पहुंच सकता है क्योंकि अगर वो दुगना देगा तो 20 साल तक हो जाएगा। ठीक है, तो डबल दे सकता है लेकिन 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं कि भाई मान लो ये जो पनिशमेंट दे रहे हैं, एक ट्रायल एक साथ कई अपराधों को, सेक्शन ही यही कहता है कि एक साथ कई अपराधों का विचारण किया जा रहा है। तो जब एक साथ कई अपराधों में पनिशमेंट देते हैं तो यहां पर मजिस्ट्रेट यदि ये मेंशन नहीं करता है कि सारी सजाएं एक साथ भुगताई जाएंगी तो फिर वो एक के बाद एक भुगताई जाएंगी। मान लो एक मैटर में आपको 2 महीने की, 6 महीने की और 1 साल की सजा दी गई, तो अगर वो कह देंगे सारी सजा एक साथ भुगताई जाए तो टोटल जो मैक्सिमम पनिशमेंट आपको भुगतना है 1 साल का, बाकी 2 महीने का और 6 महीने का उसमें कवर हो जाएगा। लेकिन यदि उन्होंने ये नहीं लिखा कि वो कैसे भुगताई जाएंगी, ठीक है ना, एक साथ नहीं भुगताए, मतलब ये लिखना भूल गए वो कि एक साथ भुगताई जाएंगी, तो फिर वो कैसे चालू होंगी, पहले 2 महीने की, फिर 6 महीने की, फिर 1 साल की, यानी कि टोटल जो सजा हो गई 1 साल 8 महीने की हो गई। कितनी हो गई? 1 साल 8 महीने की। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि एक व्यक्ति की ट्रायल चल रही है, ठीक है, एक व्यक्ति की ट्रायल चल रही है और उसको 1 साल का सजा दे दी गई, वो जेल में है।
फिर उसको दूसरे ऑफेंस की ट्रायल सेपरेट चल रही है, उसमें भी उसको कन्विक्शन कर दिया गया। अभी इसके केवल 6 महीने खत्म हुए थे, जो पहली सजा वो भोग रहा था 1 साल की, उसमें केवल 6 महीने उसके खत्म हुए थे, और अगले केस में उसको फिर 3 महीने की सजा दे दी। तो ये कैसे चलेंगी? यहां पर 31 अप्लाई होगा नहीं, तो क्या अप्लाई होगा? पहले 1 साल पूरी हो जाएगी। इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा 427, निकाले 427 तुरंत तत्काल। ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए तुमने निकाल लिए, मैं नहीं निकाल पाया तुरंत तत्काल। चले, तो ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराधों के लिए पहले से दंडादेश। यहां पर भी 31 वाला ही क्लॉज लागू होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखना भूल गए, यहां पर वो स्पेशली अगर लिख देंगे कि हाँ ये एक साथ चलेंगी तो वो चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। तो यहां पर मान लो एक व्यक्ति जो 1 साल की सजा भोग रहा है, उसको ड्यूरिंग जो उसको है ना कन्विक्शन, उसको 6 महीने की और सजा दे दी गई, तो वो 6 महीने की सजा भी 427 में कवर हो जाएगी, ठीक है, एक साथ ही भुगताई जाएगी वो। लेकिन उसके लिए मजिस्ट्रेट को स्पेशली डायरेक्शन देना होगा कि हाँ ये एक साथ भुगताई जाए। अगर वो डायरेक्शन नहीं देता है 31 की तरह, फिर वो अलग अलग चलेगी। तो 31 को मिलाकर हमें कहाँ पढ़ना है? यहाँ पर 31 पर मेंशन करें 427 और 427 पर मेंशन करें 31, क्योंकि इस तरीके से अगर मेंस में क्वेश्चन बना दिया गया तो आप समझते हैं क्या स्थिति होगी। तो 31 पर मेंशन करें 427। चलें, तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। चल, लास्ट क्लॉज कहता है किसी सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजनों के लिए उन क्रमवर्ती दंडादेशों का योग जो इस धारा के अधीन उसके विरुद्ध दिए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। तो क्रमवर्ती दंडादेशों का योग अपील के प्रयोजन के लिए, यहां पर हमने देखा बेसिकली हमें इसमें देखना पड़ेगा सेक्शन 374 में क्या है, अगर 7 वर्ष से नीचे की पनिशमेंट है तो उसकी अपील किसको जाएगी? कन्विक्शन की सेशन कोर्ट को। 7 वर्ष से अधिक का अगर कारावास मजिस्ट्रेट ने भी दे दिया, मान लो सीजेएम ने दे दिया, डबल कर दिया, डबल करके इस रिकॉर्ड के तहत उन्होंने 10 साल का कारावास दे दिया, तो अपील जाएगी हाई कोर्ट को। 7 वर्ष तक की होगी तो किसको जाती? सेशन कोर्ट को। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो जितने भी पनिशमेंट है, मान लो उसने थोड़ा थोड़ा करके एक में 3, एक में 4, एक में 7 करके दे दी और 7 वर्ष से अधिक निकल गई उसकी जो पनिशमेंट, तो वो कुल एक योग माना है, मतलब जोड़ेंगे 2, 3, 5, 2, 3, 5 कितने हो गए? 8 साल, 10 साल, सॉरी गणित खराब है ना मेरा, ठीक है। तो हाँ इतना ज़्यादा खराब है पैसे गिनने में, लेकिन मैं बिल्कुल वो नहीं करता, गलती। चलें, तो यहां पर क्या है, 10 साल हो गए, तो 10 साल में क्या होगा कि ये जो योग है टोटल, अब ये इस काउंटिंग से देखी जाएगी कि उसमें अपील हम कहां करेंगे, सेशन कोर्ट में जाएगी या हाई कोर्ट में जाएगी। ना कि हम ऐसे देखेंगे कि यार हमें केवल 323 की अपील करनी है ना, एक चार्ज के लिए, एक एलिगेशन के लिए अपील करनी है, क्योंकि बाकी सब में तो हमें जो पनिशमेंट दिया गया वो ठीक दिया गया है, ठीक है। बाकी हमें इसमें कंफ्यूजन है, इसमें हम बच सकते हैं। तो केवल एक पनिशमेंट के हिसाब से हम अपील करें ऐसा नहीं होगा, टोटल काउंटिंग देखी जाएगी, अपील कहां जाएगी। अगर टोटल काउंटिंग हाई कोर्ट के लिए जा रही है, 7 साल से ऊपर की जा रही है तो 7 साल की जाएगी, उससे नीचे की जा रही है तो सेशन कोर्ट को चली जाएगी, ठीक है। तो एक योग समझा जाएगा अपील के प्रयोजनों के लिए। चले, यहां से फिर से हमारे सिली सेक्शन आएंगे, टिक करते जाएं। 32 शक्तियों का प्रदान किए जाने का ढंग। तो शक्तियां कैसे प्रदान की जाएंगी? उच्च न्यायालय और राज्य सरकार व्यक्तियों को शक्तियां प्रदान के छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं कर लेना। 35 न्यायाधीश और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना। तो जो भी आएंगे, ठीक है ना, वो प्रयोग करेंगे। हाँ, क्लॉज 2 जरूर इसमें से एक ओटी मेरे को लग रहा है कि आ चुका है शायद। जब इस बारे में कोई शंका है कि किसी अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश का पद उत्तरवर्ती कौन है, तब सेशन न्यायाधीश लिखित आदेश द्वारा उपबंधित करेगा। तो किसी के न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट का पद उत्तरवर्ती कौन है, तो वो कौन बताएगा? सेशन न्यायाधीश। सेशन न्यायाधीश शब्द का लिखा है, ना कि कोर्ट। 36 आर्टिकल वाइज कर लें। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, ठीक है। फिर आता है 37 जनता का मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। तो यहां पर देखना है, वैसे तो देखो हमने कहा था एक्ट एंड ओमिशन, ऑफेंस में क्या था? एक्ट एंड ओमिशन,
और पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन जिसमें परिवाद किया जाता, कंप्लेंट किया जाता, दैट कॉल ऑफेंस। तो यहां पर ओमिशन जो शब्द आया था, तो कई बार कुछ ना करना, जो हमारी ड्यूटी है उसको ना करना भी अपराध होता है। तो सीआरपीसी में भी ऑफेंस दिया गया है, वो हमें दिया गया 37 में। यदि मजिस्ट्रेट या पुलिस आपसे सहायता मांगते हैं इन 3 केसेस में और आप सहायता नहीं करते हैं तो ये ओमिशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कहां ये, लेकिन सहायता आपको करनी है सहायता मांगे जाने पर, आपकी ड्यूटी नहीं है कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप करें, मांगे तब करें, अपनी इच्छा से तो कर ही सकते हैं। किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे ऐसे मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, पकड़ना है, उसका निकल भागने से रोकना। तो अगर कोई ऑथराइज्ड है किसी को पकड़ने के लिए, यानी कि आप सेक्शन 41 में इसका यूज कर सकते हैं, वो ऑथराइज्ड है तो आपसे सहायता मांग सकते हैं, पकड़ो, ठीक है ना। तो गिरफ्तार या पकड़ रोकने में सहायता करनी, परिसाधी भंग का निवारण या दमन करने के लिए, रेल तैर या तार लोक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के प्रयत्न का निवारण करने के लिए। तो ये कुछ सेक्शंस हैं अपने को याद करनी पड़ेंगी, जिसमें ये बताया गया है इन 3 कंडीशंस में से कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा रट लो, ठीक है ना। इन 3 कंडीशन में अगर सहायता मांगी जाती है तो, सहायता नहीं मांगी जाती तो कोई ऑफेंस नहीं है। 39 कुछ अपराधों की इत्तला का जनता द्वारा दिया जाना, तो भाई ये ऑफेंस बताएं जो हमें करनी नहीं है, बस टाइटल वाइज करें। 40 में भी बस ये कर लें, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो बताया गया है वो बताया गया 40(2)(2) में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिफाइन किया गया है, वो कौन होता है उससे हमें मतलब नहीं है, उद्घोषित अपराधी कौन होता है। फिर आता है सेक्शन 41, यहां से जो चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर 5, ये कहता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। तो गिरफ्तारी कैसे कैसे की जाएगी, कौन किसकी गिरफ्तारी कर सकता है, कब पुलिस करेगी, कब वारंट से करेगी, कब बिना वारंट के करेगी, ठीक है ना। जैसे हमने कहा कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे कौन से मैटर हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, 41 में बताया गया है। कब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकती है, 42, ये आपको इंडेक्स वाइज करने हैं। प्राइवेट व्यक्ति कब गिरफ्तारी कर सकता है, 43, न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तारी कर सकते हैं, 44। इस तरीके से हमें पहले तो ये सेक्शन वाइज याद करना है, फिर अब 41 को हम पढ़ते हैं। 41 पहले की अपेक्षा थोड़ी सी टिपिकल हो गई है, तो करना तो पड़ेगा ही, जज बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो चलें, तो पहले तो कब बिना वारंट के, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तारी की जा सकती है, ठीक है। तो ये हमें बताया गया, इसमें कुछ क्लॉज हैं हमें याद करने पड़ेंगे, वैसे इसमें से ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, 41 वाइज पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमें करना पड़ेगा। तो पहला है जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय ऑफेंस करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर किया जा रहा है तब। क्लॉज बी कहता है कि युक्त परिवाद किया गया, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है कि युक्त संदेह की ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध कारित किया जो 7 वर्ष से कम की हो सकती है, जो 7 वर्ष तक की हो सकती है जुर्माने से, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर हमें क्या करना है, कंप्लेंट, विश्वसनीय इत्तला प्राप्त हुई है, कंप्लेंट की गई है कि किसी व्यक्ति ने 7 वर्ष तक या उससे कम का ऑफेंस किया है, ठीक है। हम इसमें और भी क्लॉज दिए हैं, वो हमारे लिए इतने आवश्यक नहीं है, हम आगे चलते हैं। क्लॉज बी ए देख लें, जिसके विरुद्ध विश्वसनीय इत्तला सूचना प्राप्त हुई है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है जो ऐसी अवधि के कारावास से जुर्माने सहित या जुर्माने के बिना 7 वर्ष से अधिक तक या मृत्यु दंड का दंडादेश या पुलिस अधिकारी ऐसी सूचना के आधार पर, कुल मिलाकर अगर उसने क्या किया है 7 वर्ष से अधिक का, कितना जुर्माने सहित बिना 7 वर्ष से अधिक का या मृत्यु दंड का हो अपराध किया है, तो पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा। चले, क्लॉज सी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर वो उद्घोषित अपराधी है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लॉज डी, जिसके पास चुराई हुई संपत्ति होने का उचित रूप से संदेह है, ठीक है। अब आपको लगता है कि भाई कोई व्यक्ति जिसके पास, हमने जैसे जजमेंट वगैरह करते हैं तो हमने कहा कि साहब वो गाड़ी से जा रहा था, चोरी की जो गाड़ी थी, है ना, पुलिस ने उसको रोका, उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस कागज दिखाओ, तो वो उसका मतलब सफिशिएंट आंसर नहीं दे सका, तो हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ऐसे ही गिरफ्तार करती है चोरी की चीज़ों को, भाई तुम्हारे पास कहाँ से चीज़ है, अब जवाब नहीं दे पाते तो तो युक्त संदेह है कि भाई वो चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का उसके पास प्राप्त हुई और उसको पूछा गया तो वो संदेहास्पद आंसर नहीं दे सका कि वो संपत्ति कहाँ से आई, तो हम उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेंगे। फिर आता है ई, जब पुलिस अधिकारी को उस समय बाधा पहुंचाता है जब वह अपना कर्तव्य कर रहा है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है या प्रयत्न करता है। यहाँ पर 2 क्लॉज हैं, या तो बाधा पहुंचाता है
या निकल भागा है, अब निकल भागे का प्रयत्न करता है। फिर आता है अभित्याजक का, अभित्याजक होने का उचित संदेह। अभित्याजक कौन होता है? जो सेना वगैरह से भगा दिया जाता है, अभित्याजक, ठीक है ना। फिर आता है प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है? जो दूसरे देशों के साथ होती है, ठीक है। जो अगर हमारा कोई हमारे देश का कोई अपराधी दूसरे देश में, कोई देशों से हमारी ऐसी संधि होती है, ऐसा एग्रीमेंट होता है कि भाई हमारा, अगर हमारे देश में आपका कोई ऐसा अपराधी आया तो हम आपको सौंप देंगे, आपके देश में आए तो आप हमें सौंप देना, ठीक है ना। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे देश का है यहाँ पर प्रत्यर्पण संधि के अधीन, तो आपको पता है कि यार उससे हमारी ऐसी प्रत्यर्पण संधि है और वहाँ का ही अपराधी है, तो आप उस पुलिस अधिकारी उसको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। फिर आता है छोड़ा गया शुद्ध सूत्र, धारा 56 क्लॉज 356 5 के बनाए गए नियमों का बंद करता है। याद रखना, ये पूछा जाता है कि कौन से नियमों का उल्लंघन करता है? 356 5 का। तो बस इतना करते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वैसे तो काफ़ी समझने वाला सेक्शन है, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं पूछा जाता है। फिर हम चलते हैं, अब इसमें कुछ नए क्लॉज जोड़ दिए गए, इससे भी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। तो 41A क्या कहता है? उपसन जाति के लिए सूचना। तो पुलिस अधिकारी कर सके उन सभी मामलों में धारा 41 की उपधारा 1 के अधीन किसी व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है उस व्यक्ति के विरुद्ध युक्तियुक्त परिवाद किया गया विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है, युक्तियुक्त संदेह है कि उसने संज्ञेय अपराध कारित किया है, जो अपने समक्ष अपने स्थान पर जैसे कि सूचना उपसंजात होने के लिए निर्देश देने वाला सूचना पत्र जारी कर सकेगा, ठीक है। तो ये कहते हैं कि 41 क्लॉज 1 उपधारा 1 को जो क्लॉज बताएं उसमें वो उनसे जो विश्वसनीय सूचना प्राप्त के अपराध किया उनसे अपीयर होने के लिए भी बोल सकेगा। जरूरी नहीं, अब एक तो बात है कि हमने उसको पकड़ लिया, ठीक है ना, पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं पकड़ा तो हम सूचना दे सकते हैं कि भाई आप यहाँ पर अपीयर हो जाओ, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का, जिसको भी ऐसी सूचना दी गई है, उसको अपीयर होने होगा, ये उसकी ड्यूटी है। और अगर वो अपीयर नहीं होता तो क्लॉज 3 में हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, ठीक है। चलें, क्लॉज सेक्शन 41B गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारियों के कर्तव्य। तो क्या है, ये क्या करेगा? अपने नाम के दृश्यमान तथा स्पष्ट पहचान धारण करेगा, जो पहचान को सहज कर सके। तो जो भी गिरफ्तार करता है व्यक्ति, वो अपना जैसे नेम प्लेट वगैरह लगाकर चलेगा। फिर गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा, तो कम से कम एक साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित किया जाएगा। जो गिरफ्तारी करेगा उसका अटेस्टेशन कम से कम एक साक्षी द्वारा किया जाएगा। जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को परिवार का सदस्य हो या जहां गिरफ्तारी की गई उस मोहल्ले के किसी सम्मानीय सदस्य हो। तो जब गिरफ्तार करते हैं तो उसका एक क्या तैयार किया जाएगा? ज्ञापन, है ना, मेमोरेंडम तैयार किया जाएगा, जिस पर उसके परिवार के एक सदस्य का या फिर जिस जगह गिरफ्तार किया गया वहां के सम्मानीय सदस्य के हस्ताक्षर होंगे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा उस पर प्रति हस्ताक्षरित किए जाएंगे। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसको उसके भी हस्ताक्षर किए जाएंगे वहां पर। और क्लॉज सी कहता है कि गिरफ्तारी के बाद उसकी जो सूचना है नातेदार मित्र वगैरह को उसकी सूचना दी जाएगी, इसको गिरफ्तार। ये क्लॉज आजकल क्या है, गिरफ्तारी से रिलेटेड जो कई केस लॉ आए कि कैसे कैसे आप गिरफ्तारी करेंगे, जैसे अरनेश कुमार वगैरह थे, तो यहाँ पर इन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ डायरेक्शन दिए, उसके बाद ये संशोधन वगैरह किए गए। तो फिर आता है 41C। तो 41C कहता है जिलों में नियंत्रण कक्ष, ये आप टाइटल वाइज कर लेना। जो PCR वो आती है हमारी, एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी राज्य सरकार प्रत्येक जिले के स्तर पर, सेक्शन वाइज कर लें। फिर आता है 41D, इससे ऑलरेडी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार होगा। अंडरलाइन हमें ये करना है, लास्ट लाइन में लिखा है इसमें, यद्यपि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं। अब बात करते हैं कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो 42 में सिंपल क्लॉज दिया गया है कि यदि वो उसको संदिग्ध परिस्थितियों पकड़ता है, असंज्ञेय अपराध का किए जाने की उस पर संभावना है ना, उसने असंज्ञेय अपराध किया है, उसमें पकड़ता है, उससे नाम पते वगैरह मांगता है और वो नाम पते देने से इनकार करता है या गलत नाम पते देता है, तो फिर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। सिंपल थिंग। कब किया जा सकता है? कि असंज्ञेय अपराध में उसको गिरफ्तार किया जाता है, उससे नाम पते मांगता है या संदेहास्पद नाम पते, गलत नाम पते वगैरह देता है, तो उसका सही, इसमें लास्ट लाइन करें पहले पैरा की, उसका नाम और निवास अविनिश्चित किए जा सके। किस लिए करता है उसको गिरफ्तार? जिससे कि उसका नाम और निवास अविनिश्चित किया जा सके। चलें, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी।
तो 43 में दिया है प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसे गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। तो कोई प्राइवेट व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति, अपन लोग भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें 3 वो बात बताए गए, 2 प्रकार के ऑफेंस हैं और एक ऑफेंस नहीं है। ठीक है, एक ऑफेंस नहीं है, वो कौन सा है? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो पहले ही कर चुका है, हमारे सामने नहीं कर रहा। उद्घोषित अपराधी है, हम उसको कर सकते हैं गिरफ्तार। और दूसरा आता है अगर आपके प्रेजेंस में बेलेबल, वो नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो उपस्थिति में यहां पर कई बार बहुत डीपली क्वेश्चन आ जाता है, ये प्रेजेंस शब्द है, क्योंकि उद्घोषित अपराधी जो होता है वो आपकी उपस्थिति में तो अपराध कर नहीं रहा। ठीक है ना, हो सकता है उसने ऑफेंस ही ना किया हो, सेना को भगड़े को उद्घोषित कर दे, मतलब कुछ भी हो, किसी भी कारण से हम किसी को उद्घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंस में जो किया जाता है वो किया जाता है केवल नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस वाली बात। प्रेजेंस जो शब्द है इनके लिए है, ना कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए। और यदि आप क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे तो आप उसको निकटतम पुलिस थाने में ले जाएंगे। और अगर पुलिस थाने के बार साधक अधिकारी को, पुलिस थाने को लगता है क्लॉज 2 में कि भाई ये व्यक्ति वास्तव में कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार बिना वारंट के किया जाना चाहिए, तो लाइक सेक्शन 41 के तहत, तो पुलिस अधिकारी उसको फिर से गिरफ्तार करेगा। ऐसे गिरफ्तार करेगा जैसे कि 41 में करता है। चले, अब आता है मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। तो मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश किसी भी अपराध के, उसने कोई सा भी ऑफेंस अगर उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन में किया जाता है तो वहां गिरफ्तार कर सकता है। यहां पर मजिस्ट्रेट, और वैसे मजिस्ट्रेट सेक्शन 43 में भी कवर हो जाएगा, है ना, लेकिन 44 में फिर स्पेशल क्या है? एक तो यहां पर लोकल जुरिस्डिक्शन की बात की गई है, दूसरा लोकल जुरिस्डिक्शन के बाद वो उसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी का डायरेक्शन भी दे सकता है कि भाई आप इसको गिरफ्तार कर ले, जिसने कोई सा भी ऑफेंस किया हो। ठीक है, क्लॉज 2 में दिया गिरफ्तार कर सकता है, निर्देश दे सकता है ना, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो यहां पर याद रखें केवल और केवल लोकल जुरिस्डिक्शन, यहां किसी अपराध का नाम नहीं लिया गया है कि कौन से ऑफेंस में गिरफ्तार करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सा भी ऑफेंस, बस मेन चीज है लोकल जुरिस्डिक्शन। अब आता है 45। तो इसमें बताया गया है भाई सशस्त्र बल के जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का सदस्य और राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं करेंगे। ठीक है, 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी? तो गिरफ्तारी करने के जो रूल रेगुलेशंस दिए गए हैं वो हमें सेक्शन 43 में दिए गए हैं, जो क्या कहते हैं कि आप वस्तुतः नहीं छुएंगे। यदि वो खुद कहता है कि हाँ चलिए, तो आप उसको छुएंगे नहीं, और अगर वस्तुतः छुएंगे, अगर वो गिरफ्तारी का थोड़ा बहुत, जितनी वो गिरफ्तारी का विरोध करता है आप उतना बल प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो मौखिक सूचना से समर्पण कर देता है तो आप किसी प्रकार का बल नहीं करेंगे और स्पर्श नहीं करेंगे, और किसी महिला को केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, और कोई पुलिस अधिकारी जो महिला नहीं है वो उसके शरीर को स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, क्लॉज 2 कहता है कि आवश्यक सब प्रकार के बल को आप उपयोग में ला सकते हैं अगर विरोध किया जाता है, लेकिन क्लॉज 3 कहता है, जिसको हम एनकाउंटर करके चलते हैं, कि किसी व्यक्ति को गोली तभी मारी जाएगी, एनकाउंटर उसका मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं होगा, किसी भी तरीके से आप उसका मृत्यु कारित नहीं कर सकते हैं गिरफ्तारी में, यदि उसने मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं किया है। आप किसी व्यक्ति की मृत्यु गिरफ्तारी में तभी कर सकते हैं जब उसने मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है, अन्यथा नहीं। तो ये क्या करते हैं हम, 11(3) करते हैं। क्लॉज 4 भी इसका काफी महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं किसी महिला को सूर्यास्त के पश्चात या उसके पूर्व यानी कि रात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा करना है तो महिला पुलिस अधिकारी एक लिखित रिपोर्ट बनाकर जेएमएफसी से परमिशन लेगी। रात को किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और करना है तो महिला पुलिस अधिकारी करेगी और जेएमएफसी से एक रिपोर्ट बनाकर, लिखित रिपोर्ट बनाकर परमिशन लेगी, तब आप कर सकते हैं। एक क्लॉज 4 में जोड़ा गया है। 47 छोड़ दें, 48 में आ जाएगा। 48 में आता है कि अगर आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते करते पीछा कर रहे हैं, तो आप पीछा करते करते कहां तक जा सकते हैं? भारत के किसी भी स्थान में। आप भाग रहे हैं, वो चला जा रहा है, ठीक है, सेक्शन 60 कहती है आपने उसको पकड़ लिया है और वो भाग रहा है, फिर से छूट के भाग रहा है, तो सेक्शन 60 में फिर आप भारत के किसी भी स्थान में जा सकते हैं। और वारंट का निष्पादन करने वाला पुलिस अधिकारी अगर किसी व्यक्ति के पीछे भागते 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 अपने जुरिस्डिक्शन से निकल जाता है तो भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकता है, सेक्शन 77। तो सेक्शन 48, सेक्शन 60, सेक्शन 77, अंतर देख लेना, डिफरेंस तीनों में क्या है। सेक्शन 48 में गिरफ्तारी है,
गिरफ्तारी करते समय, और अगर कोई पकड़ लिया गया, पकड़ आपके गिरफ्त से भाग रहा है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हो, तो आप उसकी पीछा करते करते भारत के किसी भी स्थान में सेक्शन 60 में जा सकते हो। वारंट का निष्पादन भारत के किसी भी स्थान में आप कर सकते हो भागते भागते। ठीक है, चले इतना भागो कि मिल्खा सिंह बन जाओ। वैसे ट्रेन से भी जा सकते हैं। चलें फिर चलते हैं 49, अनावश्यक अवरोध ना किया जाना। तो गिरफ्तारी में अनावश्यक अवरोध नहीं करेंगे, डायरेक्शन एक छोड़ें कोई नहीं। 50, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों की जमानत के अधिकारी की इत्तला देना। तो जैसे ही आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं तो आप उसकी पूर्ण विशिष्टि ऐसे गिरफ्तारी के अन्य आधार तुरंत संसूचित करेंगे। तुरंत जैसे ही आप उसको पकड़ते हैं आप उसको बताएंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, क्लॉज 2 कहता है पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वह गिरफ्तार की इत्तला देगा कि जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है और अपनी प्रतिभूति का इंतजाम करे। यदि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाती है, ठीक है, तो उसको पुलिस अधिकारी बेल पर प्रतिभूतियों पर छोड़ सकता है, उसको इत्तला देगा कि हम आपको जमानत पर छोड़ सकते हैं। ठीक है, याद रखना, आपको पता ही है कि जो बेल है, बेलेबल ऑफेंस में बेल पुलिस अधिकारी भी दे सकता है, जरूरी नहीं आप मजिस्ट्रेट से। इसको हम कच्ची बेल बोलते हैं, पक्की आपको फिर मजिस्ट्रेट के पास जाके भरवानी पड़ती है। फिर आता है 51, गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का गिरफ्तारी इत्यादि के बारे में नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को सूचना देने का दायित्व। तो ये जो गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति है, हम उसको नाम निर्दिष्ट जो भी व्यक्ति होगा उसको तत्काल उस बात की सूचना देगा। लेकिन वो कब? क्लॉज 2 कहता है ये सूचना हम दे सकते हैं दोस्त यार मित्र नातेदार सबको दे सकते हैं। क्लॉज 2 महत्वपूर्ण है, जो पूछा गया है वो ये कहता है कि ये इत्तला उसको तब नहीं दी जाएगी जब वो गिरफ्तार किया जाता है, उनके दोस्त यार नातेदार को जो इत्तला तब दी जाएगी जब वो पुलिस स्टेशन में लाया जाता है। ठीक है, पुलिस थाने में लाया जाता है। 51, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। तो क्लॉज 2 कहता है मतलब तलाशी ले सकते हैं, जो भी तलाशी आर्टिकल सेक्शन वाइज कर लें, बस क्लॉज 2 कहता है स्त्री की तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। 52 टाइटल वाइज कर लें। 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सीय व्यवसाय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। ठीक है, नॉर्मली तो आपने देखा होगा जब FIR लिखाई जाती है तो विक्टिम की परीक्षा मेडिकल जांच कराते हैं, लेकिन साक्ष्य एकत्रित दंड की साक्ष्य प्राप्त होने की दृष्टि से आप जो पुलिस अधिकारी है वो अभियुक्त की भी परीक्षा करा सकता है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्शन कहाँ दिया गया है? जैसे हमें कई उसकी बॉडी से कपड़ों से ये पता पड़ जाता है कि भाई है ना बाल है, ब्लड है, कुछ भी है, तो उसकी भी हम उसके मेडिकल जांच करा सकते हैं इस तरीके से। तो वो कहाँ दिया गया? 53 में। किसके लिए, किस कारण से किया जाता है? साक्ष्य प्रदान हो गए। ऐसी परीक्षा से अगर साक्ष्य प्रदान होता है तो केवल इतना अंडरलाइन करें, साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से। नेक्स्ट आता है 53A चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा बलात्संग के अभियुक्त की व्यक्ति की परीक्षा। तो भाई वो भी की जा सकती है, जैसे उस बुक की जा सकती है, जैसे ये भी की जा सकती है, ये मैंडेटरी है, ये भी है। साक्ष्य से स्पष्ट हो तो सरकार द्वारा चलाए जा रहे है ना अपराध मतलब साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से ही की जाएगी। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्लॉज है वो आता है इसका क्लॉज 5 से। ये कहते हैं कि पंजीकृत चिकित्सीय व्यवसायी बिना विलंब के उस रिपोर्ट को अन्वेषण अधिकारी को प्रेषित करेगा और जो इसे धारा 173 के अधीन मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा। तो हम किसको देगा वो मेडिकल रिपोर्ट? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। जो क्या करेगा? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 173(2) की रिपोर्ट में उसको मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा, जो इस धारा की उपधारा 5 के खंड का में वर्णित दस्तावेजों का भाग होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है? वो रिपोर्ट किसको देगा? वो इनमें मेडिकल ऑफिसर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसके आधार पर वो पुलिस रिपोर्ट देगा। ठीक है, 54 चिकित्सीय अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की परीक्षा। ठीक है, टाइटल वाइज कर लें। 53 है गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी प्रार्थना पर सक्षम न्याय क्षेत्र वाला। ठीक है, टाइटल वाइज कर लें। 55 एक गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा। टाइटल वाइज करते जाएं, आप कुछ नहीं। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति तो मजिस्ट्रेट की पुलिस थाने के। हाँ, 57 ये ठीक है। इसमें कहते हैं 167 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में कोई व्यक्ति गिरफ्तार जब किया जाता है उसको यात्रा के समय से को छोड़कर है ना मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं किया जाएगा पुलिस थाने में जो गिरफ्तार किया। ये डायरेक्शन हमें कौन देता है? सेक्शन 57।
फिर आता है 58 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। तो ये महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कोई भी पुलिस अधिकारी जो पुलिस थाने के बाहर से जिला मजिस्ट्रेट को, ऐसे उपखंड मजिस्ट्रेट को, यदि वो नहीं है तो निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को वारंट के बिना गिरफ्तार किए गए सब व्यक्तियों की मामलों की रिपोर्ट करेगा, चाहे उनमें जमानत ली गई हो नहीं। यानी कि बिना वारंट के जो भी गिरफ्तारी की जाएगी किसी भी मैटर में, किसी भी ऑफेंस में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाती है तो उसकी रिपोर्ट ये जो पुलिस अधिकारी है किसको देगा? डीएम को। ठीक है ना, चाहे उनकी बेल ली गई हो चाहे नहीं ली गई हो, क्योंकि ये इस प्रकार के जो डीएम एसडीएम है सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे लोगों की एक लिस्ट बनाकर रखते हैं। सेक्शन 60 हम कर ही चुके हैं 48 के साथ में। 60A कहती है गिरफ्तारी कठोरता के से संहिता के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ कठोरता का मतलब है कि जो सेक्शन 46 में रूल रेगुलेशन बताए गए, सेक्शन 50A में बताए गए, उनको ध्यान में रखते हुए उनका स्ट्रिक्टली पालन करते हुए, जैसे महिला को कोई महिला ही गिरफ्तार करेगी इस टाइप से, तो ये कठोरता है। तो इस तरीके से कठोरता के नियमों का पालन करते हुए गिरफ्तारी की जाएगी।